राइट टू एजुकेशन क्यों आया? क्योंकि कहीं ना कहीं हम सब देख रहे थे कि बच्चों को शिक्षा वो इंडिया में उस लेवल पे नहीं मिल पा रही थी जैसी जरूरत थी। कहीं ना कहीं या तो बच्चों की दिक्कत थी, कहीं पर या तो पेरेंट्स की दिक्कत थी, पेरेंट्स के पास उतनी अर्निंग नहीं थी, ठीक है ना, सोर्स ऑफ इनकम कम थे। तो कहीं ना कहीं एक मेंटेलिटी होती है ना, जो आज भी हम देखते हैं, पेरेंट्स को लगता है कि चलो बच्चों ने थोड़ा बहुत पढ़ लिया है, थोड़ा बहुत उसको कैलकुलेशन आ गया है, छोटा सा ज्ञान हो गया है, अब वो जॉब कर लेगा। मतलब उनके लिए शिक्षा का मतलब केवल क्या होता है, एक मेंटेलिटी कि इसको कैलकुलेशन पावर आ जाए, ताकि कहीं पर भी ये वो नहीं बोलते हम, इसको धोखा नहीं हो, कुछ खरीद रहा है तो वो वहां पर ज्यादा पैसा नहीं देते, या जॉब करके आ रहा है तो जो भी वो कमा रहा है उसको वो कैलकुलेशन खुद कर पाए, इतना उसकी सहज बुद्धि हो जाए। तो पेरेंट्स के लिए केवल शिक्षा का मतलब वही था। लेकिन सरकार ने कहा कि ऐसा नहीं चलेगा, अब हम आगे बढ़ रहे हैं और प्रगति कर रहे हैं, और प्रगति के विकास में पहली सीढ़ी होती है शिक्षा। क्योंकि शिक्षा हम जानते हैं, हमने पूरी परिभाषाएं पढ़ी है, शिक्षा वह दूरी जिसके चारों ओर उसका पूरा जीवन डिपेंड करता है। अगर एक बार उसने अच्छा एजुकेशन ले लिया तो जीवन में वो कहीं पर भी असफल नहीं होगा। कितनी भी विपरीत परिस्थितियां आएगी, कहीं पर पैसे नहीं होंगे, कभी सामाजिक रूप से उसको दिक्कत आएगी, है ना, कभी आर्थिक रूप से उसको दिक्कत आएगी, कभी उसको शारीरिक रूप से दिक्कत आएगी, बीमार हो जाएगा, तो वो व्यक्ति शिक्षा की वजह से वो लड़ लेगा। शिक्षा है तो क्या कर लेगा, वो कुछ भी कर लेगा। इसीलिए हमारे हम बोलते भी हैं कि अगर एक पीढ़ी पढ़ती है तो 7 पीढ़ी तक उसको उद्धार करती है। ये चीज आपने कहीं की पढ़ी होगी। इसका मोटो यही है कि अगर आपने एक बार बच्चों को अच्छी शिक्षा दे दी तो फिर उसका जीवन निर्माण वो खुद ही कर लेगा। इसलिए सरकार ने फिर क्या किया, इसके लिए बहुत सोचा, और सरकार ने फाइनली 86वें संविधान संशोधन में इसको लागू किया था। ठीक है, और आप जानते हो शिक्षा कौन सा विषय है? गुड, शिक्षा समवर्ती विषय में आता है। तो ये भी लिखो, शिक्षा जो है वो समवर्ती सूची का विषय है। एक बार थोड़ा मेन चीज पढ़ लेते हैं, फिर मैं आपको पीपीटी के थ्रू जल्दी बता दूंगा। शिक्षा समवर्ती सूची का विषय है। और समवर्ती सूची क्या होती है? इसको इंग्लिश में बोलते हैं कॉनकरेंट लिस्ट। कॉनकरेंट लिस्ट का मतलब क्या होता है? जहां पर केंद्र और राज्य दोनों ही एक्ट बनाने के लिए यहां पर जो है वो दायी होते हैं। तो इसमें सेंट्रल से संबंधित भी रूल्स बनाए जाएंगे, यानी केंद्र सरकार भी शिक्षा के ऊपर सोचती है, बिल्कुल सोचती है, और राज्य सरकार भी सोचती है, स्टेट गवर्नमेंट भी सोचती है, यानी कि राज्य सरकार भी शिक्षा के लिए सोचती है। केंद्र कैसे सोचती है तो आप जानते हो, हमारा एनसीईआरटी बना हुआ है, हम सब जानते हैं, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग। और इसकी स्थापना कब हुई? हालांकि अब एनसीईआरटी में हम नहीं जाएंगे, हमारा टॉपिक एनसीईआरटी नहीं है, हम तो शिक्षा का अधिकार पढ़ रहे हैं, पर आपको बता रहा हूं कि सेंट्रल में क्या सोचते हैं। इसकी स्थापना हुई थी 1 सितंबर 1961 को हुई। खाली एक बार मोटा मोटे तौर पे आपको ध्यान होना चाहिए। और एनसीईआरटी का हेडक्वार्टर कहां है? 4 ऑप्शन देता हूं, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई। दिल्ली, ठीक है, चलो तो ये हो जाएगा दिल्ली के अंदर। और कौन कौन सी जो नेशनल लेवल पे काम करती है? नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन है, आपने न्यूपा सुना होगा, सुना किसी ने? सुना क्या, बताओ? नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन, कोई फुल फॉर्म लिखना चाहे तो नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, तो ये कुछ आपको नाम बताया मैंने। इसके अलावा भी और भी होती है, एनसीईआरटी तो हमारा है ही है, एनसीटी होता है, ये होता है। उसके अलावा सरकार और भी अलग अलग प्रकार से प्लानिंग करती है, केंद्र सरकार। तो केंद्र सरकार भी सोचती है। सीबीएसई के एग्जाम होते हैं तो वो कौन लेती है? हम क्या बोलते हैं? सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। और राजस्थान का है तो हम क्या बोलते हैं? आरबीएसई। समझ में आ रहा है? तो सीबीएसई का मतलब वहां पर हो गया। और सीबीएसई लेवल पे या केंद्र लेवल पे और कौन कौन से एग्जाम करवाती है सरकार सीबीएसई के अलावा? हाँ, यूपीएससी कह सकते हो। तो केंद्र सरकार सोचती है शिक्षा के ऊपर, ठीक। और केंद्र सरकार नियम भी बनाती है और एग्जाम भी करवाती है। और आपने बहुत सारे नाम सुने होंगे, ईएमआरएस सुना होगा, एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल, है ना, एकलव्य आवासीय जो विद्यालय है। केवीएस, सीबीएसई नहीं सुना, एनवीएस नवोदय विद्यालय समिति हो गया, केवीएस केंद्रीय विद्यालय, और इन सब की पोस्टें भी आती है। तो कहने का मतलब क्या है कि केंद्र सरकार सोचती है, मान लेते हो। चलो अब आ जाओ स्टेट गवर्नमेंट में। यहाँ तो आपको बोलने की जरूरत ही नहीं है, आप सब जानते हो हमारा सबसे बड़ा कौन बना हुआ है? RSCERT, राजस्थान स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। और कब स्थापना हुई थी? मैंने बताया भी था कब स्थापना हुई RSCERT में, लिखवाया है 11 नवंबर 1978 को हुई है। 11 नवंबर 1978 को हुई है। कहां पर हुई है? तो अपने उदयपुर में हुई है, सहेली नगर। जब आप जाते होंगे ना कभी कभी मेले में, तो सहेली नगर आता हो, सहेलियों की बाड़ी बोलते हैं, इसके जस्ट सामने ही है। तो सहेली नगर, ठीक है, अपने उदयपुर में ही है। किस समिति की सिफारिश पर हुई? तो RSCERT जो स्थापना हुई है वो है मेहरोत्रा समिति की सिफारिश पर। मेहरोत्रा समिति की सिफारिश पर, मेहरोत्रा समिति की सिफारिश पर जो है वो हमारे RSCERT की स्थापना हुई। उस समय स्थापना हुई तब इसका नाम RSCERT नहीं था, उस समय था
SIERT था, स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, SIERT था। और SIERT का नाम RSCERT के अंदर कब कन्वर्ट हुआ, तो उसकी एग्जैक्ट डेट भी आपको याद रखनी है, आपसे पूछी जा सकती है, सेकंड ग्रेड संस्कृत शिक्षा में पूछी थी। और वो डेट क्या है, 14 अगस्त 2018। गुड, 14 अगस्त 2018 को जो है वो SIERT का नाम RSCERT पड़ा था, 14 अगस्त 2018 को। ये आपको ध्यान में रखना है। उस समय पहले 9 डिपार्टमेंट थे, जिसमें 6 नंबर का डिपार्टमेंट अजमेर में था, बाकी के 8 डिपार्टमेंट उदयपुर में थे। वर्तमान में RSCERT के कितने डिपार्टमेंट है, 6 डिपार्टमेंट है, और एक डिपार्टमेंट अभी भी अजमेर में, बाकी 5 उदयपुर में है। और वो अजमेर में कौन से नंबर का और क्या नाम है, 4थे नंबर का। गुड, जिसको हम IT बोलते हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। क्लियर है यहाँ तक, तो इतना आपको नॉलेज रखना है, बाकी इतना नहीं पूछते हैं। बाकी सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड में चीजें पूछी जाती है। सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड में डेप्थ में पढ़ना पड़ता है कि वो 6 डिपार्टमेंट कौन से हैं, क्या क्या कार्य करता है, और RSCERT क्या करता है। वैसे तो हम अभी राइट टू एजुकेशन पढ़ रहे हैं। RSCERT मैंने बताया था, वर्तमान में पहली से 12वीं तक की सारे जो पाठ्यक्रम है, पाठ्यक्रम निर्माण का काम यही करता है। उसका मुद्रण और प्रकाशन कौन करता है, तो वो राजस्थान स्टेट टेक्स्ट बुक बोर्ड करता है, जिसकी स्थापना 29 दिसंबर 1973 को हुई थी। कहां हुई थी, जालाना डूंगरी जयपुर में हुई थी, जो हम बोलते हैं राजस्थान पाठ्य पुस्तक मंडल, हमारे बुक्स के पीछे लिखा होता है, ठीक है। और फिर 1 जनवरी 1974 से उसने काम स्टार्ट किया था, राजस्थान पाठ्य पुस्तक मंडल ने। ये तो हो गया बेसिक। कुल मिलाकर शिक्षा समवर्ती सूची का विषय, जहां पर केंद्र और राज्य दोनों नियम बनाते हैं। और फिर हमने शिक्षा का अधिकार जो है वो किसमें जोड़ के दे दिया, तो हमने दिया था 86वें संविधान संशोधन में। 86वां संविधान संशोधन हमने लागू किया, और शिक्षा को हमने क्या कर दिया, शिक्षा को एक अनिवार्य हमारे लिए लागू कर दिया। एक बार यहां तक लिखो, फिर हम आगे बढ़ रहे हैं, जल्दी से कवर करो। समझ में आ रही चीजें, तो एक बार फटाफट से लिख लो, फिर हम आगे बढ़ रहे हैं। और इस संविधान संशोधन में ही हमने 86 में क्या किया, शिक्षा को मूल अधिकार बना दिया। ठीक है, तो 86वें संविधान संशोधन में ही हमने शिक्षा को क्या बना दिया, शिक्षा को जो है वो हमने मूल अधिकार बना दिया। और हम सब जानते हैं हमारे कुछ मूल अधिकार है संविधान में, और हमारे कुछ मूल कर्तव्य है। वो पॉलिटिकल का पार्ट है, तो इतना डिटेल नहीं जाएंगे। मूल कर्तव्य भी, और वर्तमान में 11 है मूल कर्तव्य, जानते हो, है ना, क्योंकि ये पेरेंट्स का कर्तव्य बन चुका है, पेरेंट्स का ये कर्तव्य बन चुका है। ठीक है, तो शिक्षा का 86वें हमने बना दिया। और ये किसको संविधान में कहां स्थान दिया, तो आपको अनुच्छेद भी याद रखना है, 21A पढ़ा आपने, 21 क बोलते हैं जिसको, ये भी लिख लेना आप। ठीक है, फिर हम आगे बढ़ रहे हैं। जो नए स्टूडेंट है वो एक बार देख लो। शिक्षा का अधिकार राइट टू एजुकेशन 2009 में लागू हुआ, और इसका पूरा नाम है राइट टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन 2009। 1 अप्रैल 2010 से इसने काम किया। राजस्थान में वापस क्या हुआ, 10 में आया और 11 में स्टार्ट हुआ। ठीक है, राजस्थान का हम बाद में पढ़ेंगे। तो निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम। निःशुल्क क्यों है, वो सब आपको मैं जब सेक्शन बताऊंगा इसके, इसमें 39 जो धाराएं हैं और 7 अध्याय हैं, उसमें हम पढ़ेंगे कि क्यों निःशुल्क है, वो भी रीजन इसका, और अनिवार्य क्यों किया वो भी हम पढ़ेंगे। फिर हमने क्या पढ़ा, शिक्षा समवर्ती सूची का विषय है, और समवर्ती सूची का मतलब जहां पर केंद्र और राज्य दोनों नियम बनाते हैं, तो वो समवर्ती कहलाता है। 3 प्रकार की सूची होती है हमारे संविधान में, केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती। केंद्र का मतलब जहां पर डिसीजन केवल केंद्र लेगा, राज्य को कोई वहां पर हस्तक्षेप करने की जरूरत नहीं है। और राज्य का मतलब केवल राज्यों को हमने कुछ अधिकार दिए, और जहां पर दोनों बनाएंगे तो वो इसमें आएगा। ठीक है, चलो यहां तक लिख दिया, फिर मैं आगे बढ़ रहा हूं पूरा। यहां तक लिखो, फिर इंपोर्टेंट डेट्स लिखेंगे इसके बारे में। और आगे वो लिखो, नीति निदेशक, ये लिख ले हो तो आगे लिखो, नीति निदेशक तत्व के अनुच्छेद नीति निदेशक के तत्व के अनुच्छेद 45 में, नीति निदेशक के तत्व अनुच्छेद 45 में, थोड़ा सा एक स्पीड भी मेंटेन करके लिखना है आपको, है ना, ताकि बार बार मुझे बोलना नहीं पड़ेगा। नीति निदेशक तत्व अनुच्छेद 45 के 86वें संविधान में जो नीति निदेशक तत्व हमारे होते हैं, ये हमने कहां से लिए पता है, गुड, आयरलैंड से लिए हैं। तो आपको मैं, हालांकि आपने पॉलिटिकल पढ़ा होगा, पर ये चीजें मैं आपको मैं याद कर दूंगा। नीति निदेशक तत्व हमने आयरलैंड से लिए। आपातकाल हमने कहां से लिया है, इमरजेंसी लगाते हैं नहीं, जर्मनी से लिया है। आपातकाल हमने जर्मनी से लिया है, ये चीज आपको याद रखना है। ठीक है, तो नीति निर्देशक तत्व क्या है, हमने आयरलैंड से लिए हैं। आपातकाल हमने, ठीक है, संशोधन हमने कहां से लिया है, वो दक्षिण अफ्रीका है। समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से, ऐसा पढ़े होंगे ना आपने,
ठीक है, रूस कर्तव्य, कर्तव्य कहां से लिए? तो रूस से लिए, मैंने अपोजिट बोल दिया। और गणतंत्रात्मक व्यवस्था पॉलिटिकल पढ़ते हो नीचे? नहीं, फ्रांस है। सब ऑप्शन अलग बता रहे हो ना ये ध्यान रखना है। कर्तव्य हमने रूस से लिए हैं, नीति निर्देशक तत्व हमने आयरलैंड से लिए हैं, और कर्तव्य हमने रूस से हो गए, और गणतंत्रात्मक व्यवस्था हमने फ्रांस से ली है। इसकी एक शॉर्ट फॉर्म भी है, निया आज सद समाज को गफा करो, आपने सुनी होगी। निया यानी कि नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड, आज आपातकाल जर्मनी, निया आज सद समाज को, सद का मतलब संवर्ती सूची दक्षिण अफ्रीका से, सम आज संवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया, गफा करो, गफा गणतंत्रात्मक व्यवस्था फ्रांस, और करो कर्तव्य रूस। ऐसे मतलब इस तरह से बहुत सारी शॉर्ट ट्रिक्स होती है। आप पॉलिटिकल जो पढ़ाते हैं उनसे पूछना। ये तो इतना ही है। आप अगर पॉलिटिकल से फर्स्ट ग्रेड देते हो तो ऐसे, ये तो खाली 10 ही बोले मैंने, ऐसे आपको 200 याद करने पड़ेंगे। अगर आप पॉलिटिकल से फर्स्ट ग्रेड का तैयारी करते हो तो आपको डीपली पढ़ना पड़ता है फिर, मतलब बहुत छोटे छोटे पॉइंट्स है। ठीक है, चलो तो यहां तक आपको क्लियर है। तो लिखो 86वां संविधान संशोधन। 86वें संविधान संशोधन में हमने क्या किया? जो हमारा अनुच्छेद 45 था उसमें हमने बदलाव कर दिया। मतलब मैं यूं कहना चाह रहा हूं कि नीति निर्देशक तत्व के अनुच्छेद जो 45 है उसमें हमने 86वें संविधान संशोधन द्वारा बदलाव कर दिया। इस लाइन को आप यूं कंप्लीट करो। और हमने क्या बदलाव किया कि जो हमारे 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे हैं ना, उनके लिए शिक्षा की व्यवस्था अब राज्य करेगा, यूं बोला था सरकार ने। इसमें पहले केंद्र के लिए था, तो हमने अनुच्छेद 45 में बदलाव कर दिया। किसके तहत किया था? जब हमने 86वां संविधान संशोधन लागू किया था, तो उसमें हमने अब क्या बोल दिया संविधान में कि अब जो 6 से 14 वर्ष तक के बच्चे हैं उनको शिक्षा राज्य प्रदान करेगा। ये लिखो आगे, अब शिक्षा उनको राज्य प्रदान करेगा। क्लियर है यहां तक? और एक और है हमारा संविधान के अंदर अनुच्छेद 51 के, एक और अनुच्छेद है, ये लिखो अनुच्छेद 51 के, जिसमें हमने क्या तय किया कि अब जो ये शिक्षा का अधिकार है ना बच्चों का, देखो दोनों चीजें चलेगी। बच्चों के लिए तो वो क्या कहलाएगा? शिक्षा का अधिकार। हमने अनुच्छेद 51 का में ये तय किया कि जो 51 का में जो शिक्षा का अधिकार है बच्चों का, वो माता पिता के लिए वापस कर्तव्य हो जाएगा। यानी कि बच्चों के माता पिता के लिए वो कर्तव्य है। मतलब माता पिता चाहकर भी ये नहीं कह सकते कि वो तो हमारी संतान है, हम उनको पढ़ाए या न पढ़ाए, ऐसा नहीं कह सकते। वो माता पिता के लिए कर्तव्य बना दिया इसको। ठीक है, और वो क्या है? बालकों की शिक्षा को। ठीक है, 6 से 14 वर्ष। लेकिन आपको मैंने बताया था कि जो 6 से 14 वर्ष के जो बालक है ना, ये सामान्य बालक है। तो क्वेश्चन आपसे ये पूछ सकते हैं कि असामान्य बालकों के लिए एज क्या है? तो यहां पे लिखो 6 से 18। असामान्य बालकों के लिए इसको बोलेंगे फॉर स्पेशल और नॉन एब्रोन। या तो उसको स्पेशल बोल दो या नॉन नॉर्मल मत लिखो, फिर तो आप उसको एबनॉर्मल लिखो। एबनॉर्मल का अपने आप में मीनिंग ही विशिष्ट होता है। फिर तो आप लिखो एबनॉर्मल। एबनॉर्मल का मतलब होता है जो असामान्य बालक है, विशिष्ट बालक है। इनके लिए क्या रहेगी एज? 4 साल इसमें स्पेशल है। क्यों रीजन है वो आपने पढ़ा होगा जब हमने RSOS पढ़ा होगा। पढ़ा आपने? राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल। राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल है ना, उसमें क्या होता है? उसमें 2 तरीके से प्रवेश मिलते हैं, कक्षा 10th में और कक्षा 12th में। तो 10th में क्या बोलते हैं? 1 जुलाई को उनकी आयु 14 हो जानी चाहिए, और 12th के लिए बोलते हैं 1 जुलाई को आयु उनकी जिस साल वो प्रवेश ले रहा है वो 15 साल हो जानी चाहिए। तो असामान्य बालकों ने इसलिए बोला है कि असामान्य बालकों में हो सकता है कि उसकी स्टार्टिंग धीरे हुई हो एजुकेशन की। नॉर्मल बालक 3-4 साल की उम्र में अगर पढ़ने जाता है, हो सकता है कि वो 5 साल की उम्र में गया हो। असामान्य बालक है तभी तो उसको हम नॉर्मल गिन रहे हैं, इसलिए यहाँ पर 4 साल एक्स्ट्रा है। उसकी प्रारंभिक शिक्षा के लिए 4 साल क्या हो जाएंगे? एक्स्ट्रा हो जाएंगे। समझ में आया ना आपको ये वाला? चलिए अब हम बात करें सर कैसे कैसे ये एक्ट लागू हुआ, तो वो भी देख लो। सबसे पहले ये जो एक्ट शुरू हुआ तो 20 जुलाई 2009 को राज्यसभा में पारित हुआ। कहां पारित हुआ सबसे पहले? अभी आपको मैं बताऊंगा संसद में कोई नियम आता है तो वो कैसे चलता है वो भी बात करेंगे। राज्यसभा इसको बोलते हैं स्टेट ऑफ काउंसिल। और आपने पॉलिटिकल में पढ़ा होगा राज्यसभा क्या है हमारा? उच्च सदन और स्थायी सदन है। पढ़ा आपने? ठीक है। फिर 20 यहां पर जुलाई के बाद सीधा आ जाओ 4 अगस्त को। फिर 14-15 दिन हम डिले हुए और 4 अगस्त
2009 को इसको लोकसभा में पारित किया गया, लोकसभा में पारित किया गया, तो इसको बोलते हैं हाउस ऑफ पीपल। फिर आगे क्या हुआ, तो यहां से आगे बढ़े हम और सीधा पहुंच गए हम 26 अगस्त को। 4 जुलाई राज्यसभा में पारित हुआ, वहां से बहुमत से पारित होने के बाद पहुंचा लोकसभा में, लोकसभा में भी सबको लगा कि हाँ बिल्कुल सही है, ये पारित होना चाहिए, बच्चों का अधिकार है, इसको जल्दी से इंप्लीमेंट करो, तो ज्यादा डिले नहीं किया। जनरली यहाँ पर 1-1 महीने का अंतर भी आ जाता कभी, पर यहाँ पर उन्होंने स्पीडली काम किया, देखो ठीक है। तो 4 अगस्त को लोकसभा में पारित हुआ, हाउस ऑफ पीपल, पास्ड इन हाउस ऑफ पीपल अगर इंग्लिश में लिखना हो तो। फिर 26 अगस्त को ये दोनों होने के बाद हमेशा किसके पास जाता है, राष्ट्रपति के पास, राष्ट्रपति के पास गया था हस्ताक्षर के लिए। जब किसी एक्ट में लोकसभा और राज्यसभा में पारित हो जाए, पहले लिख लो फिर बताता हूं, लेकिन राष्ट्रपति उसको अगर रोक ले तो वो कभी भी एक्ट पारित नहीं होता है। राष्ट्रपति की फाइनल किसी भी एक्ट के लिए, किसी भी बिल के लिए, चाहे वो जीएसटी आया हमारे देश में या जितने भी एक्ट आए हमारे यहाँ पर, उन सब में कहा जाता है, राष्ट्रपति के पास। तो राष्ट्रपति के हस्ताक्षर हुए थे 26 अगस्त को, तो इसको बोलेंगे सिग्नेचर ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। और जब राष्ट्रपति के साइन हो गए तो 27 अगस्त को अगले ही दिन क्या हुआ, ये 2009 ही चल रहा सब में ना, गजट में इसका प्रकाशन हुआ, गजट में प्रकाशन, इसको बोलेंगे पब्लिश्ड इन ये लिखो कहानी सारी, ये चारों डेट आपको याद होनी चाहिए, ठीक है, यहां तक लिखो फिर हम आगे बढ़ रहे हैं। तो 27 अगस्त को गजट में प्रकाशन हुआ, और जब भी कोई एक्ट गजट में प्रकाशित होता है ना, उसी दिन सबने बोलते हैं नोटिफिकेशन आया है, आज वैकेंसी आ गई, वो चीज ये होती है। राष्ट्रपति के सिग्नेचर तो हमें पता भी नहीं होता है कि उस समय क्या काम चल रहा है, न्यूज में आता है वो अलग बात है, लेकिन फाइनली गजट में आने के बाद वो ऑफिशियल माना जाता है। गजट इसको बोलते हैं, एक होता है बजट और एक होता है गजट। गजट का मतलब जो सरकार की अधिसूचना आती है ना, सरकार के नोटिफिकेशन आते हैं, तो वो गजट में प्रकाशित होते हैं। एक बार वो प्रिंट हो गए मतलब वो हमेशा के लिए वो स्थायी हो जाते हैं, ठीक है। इनकी बड़ी बड़ी पीपीटी होती है, एक एक चीज समझाई होती है, किसी भी एक वर्ड से भी कोई इधर उधर क्लेम नहीं करे। आप सोचो सरकार वैकेंसी निकालती है, कट ऑफ निकालती है, कभी क्लेम हुआ आज तक? क्यों? क्योंकि सरकार एक एक चीज उसमें सोच समझ के डालती है। किसी में लिखा है एज क्राइटेरिया, तो एज में भी ऐसा लिखा होता है 1 जुलाई को इतनी आयु होनी चाहिए, हम फॉर्म भरते आता है 1 जनवरी को, अगर एक दिन भी ऊपर नीचे हो रहा है तो आप फॉर्म से बाहर हो जाओगे। क्योंकि वहां पर क्या है, पूरे देश लेवल पे नियम बन रहे हैं, तो कोई भी वर्ग या कोई व्यक्ति विशेष उस नियमों को यूं नहीं बोल सकता है कि यार ये तो इसमें मैं कवर हो ही नहीं रहा हूं, आपने मुझे बाहर कैसे कर दिया। कोई भी रूल्स आता है, कोई रेगुलेशन, तो वो लंबे लंबे शब्द लिखे होते हैं, और लॉ की लैंग्वेज बहुत कठिन होती है। लॉ में बोल कई और जगह होता है और उसको समझाया किसी और जगह हो रहा होता है। लॉ में लिखा होता है विशेष बालक यहाँ पे होंगे, फिर विशेष बालक को स्टार करते हैं, फिर नीचे कहीं बताया होगा विशेष बालक से मतलब यहाँ पर ये है, समझा आपने किसी चीज को। तो यहाँ पर क्या हुआ कि हमारे 20 जुलाई को राज्यसभा में पारित हुआ, 20 जुलाई के बाद 4 अगस्त को लोकसभा में हुआ, 26 अगस्त को राष्ट्रपति के साइन हुए और 27 अगस्त को गजट में फाइनली प्रकाशित हो गया। क्लियर सबको? चलिए अब यहाँ पर ये डेट आपको याद रखनी, आपसे पूछ सकते हैं। अब बात करें सर संसद में कोई प्रक्रिया होती ना, तो कभी भी ऐसा जरूर नहीं कि हमेशा राज्यसभा में पहले हो, पहले लोकसभा में भी हो सकता है। कोई भी जब बजट, कोई भी वित्त विधेयक जब आता है सबसे पहले, तो वो या तो लोकसभा में जाएगा या राज्यसभा में जाएगा। लोकसभा में वो पारित हो गया तो वो राज्यसभा में जाएगा, राज्यसभा में पारित हो गया तो राष्ट्रपति के पास आएगा हमेशा, और राष्ट्रपति ने जब साइन कर दिए और उसको अप्रूवल कर दिया तो बस अगले कुछ 1-2 दिनों में उसको फाइनली गजट में प्रकाशित करवा देते हैं, और उस दिन से वो क्या बन जाता है, एक्ट के फॉर्म में आ जाता है। ठीक है, तो एक्ट तो बन गया 2009 में, लेकिन फॉर्म में आने के बाद एकदम तो लागू होगा नहीं, उसके लिए पूरी शिक्षा व्यवस्था को भी तो समझाना पड़ेगा। सरकार का भी स्ट्रक्चर है, मुख्यमंत्री को पता लगेगा, मुख्यमंत्री के पास विधायक महोदय, शिक्षा मंत्री के पास चीजें जाएगी, इतने मंत्रालय के पास इनकी कॉपीज जाती है, तो धीरे धीरे सबको टाइम लगता है ना। तो फिर ये लागू होते होते फाइनली इसको अप्लाई करते करते अगले साल पहुंच गया, और वो 1 अप्रैल 2010 को लागू हुआ था। क्लियर है यहाँ तक? ये सब लिख दिया। 6 से 14 वर्ष वाले सामान्य बालक के, 6 से 18 वाले असामान्य बालक के। और एक लाइन और लिख दो, एक्चुअल में इससे पहले क्या हुआ, 2 जुलाई, इससे पहले और लिखना हो तो लास्ट में लिख दो, 2 जुलाई 2009 को कैबिनेट की बैठक में आरटी विधेयक पारित हुआ था। जब कैबिनेट यानी कि जो मंत्रालय सिस्टम बैठता है ना, कैबिनेट मंत्री बैठते हैं, तो इसकी बात चल रही होगी चर्चा, तो लिखो 2 जुलाई 2009 को कैबिनेट की बैठक में भी आरटीई विधेयक यहाँ पर पारित हुआ था। एक लाइन और लिख लो, 2 जुलाई 2009 को जो कैबिनेट की बैठक हुई थी। कैबिनेट क्या होता है, सुना आपने? मंत्रिमंडल। कैबिनेट की बैठक में जो ये आरटी है, राइट टू एजुकेशन, ये पारित हुआ था, तभी तो इसके ऊपर चर्चा चली, हाँ इसको हमें एक्ट के रूप में लाना है, और सरकार इसको फाइनली अप्लाई करने के लिए तैयार हुई थी।
या तो लिखो फिर हम आगे बढ़ रहे हैं ना। चले, अब लिखो, आपने पढ़ा होगा भारत कौन सा देश है इसको लागू करने वाला। भारत आरटी को लागू करने वाला कौन सा देश है, कौन बताएगा? क्या पहला है, दूसरा है, ऐसा है क्या? पहला तो नहीं है, तो दूसरा हो सकता है ना? 13वां देश है क्या? भारत 135वां देश है। लिखो, इंडिया इज द 135th कंट्री टू इम्प्लीमेंट आरटीई इन इंडिया। भारत में एक्चुअल में क्या होता कि हमारे इंडिया में, आप जानते हो, मैंने रीजन भी बताया था आपको, हम डेवलप भी बहुत धीरे धीरे हो रहे हैं। हमें 1947 में आजाद हुए, हमसे कई देश पहले जो है वो आजाद हो चुके थे। तो हमारे यहाँ पर ये प्रगति भी कम नहीं है। अभी हमने 19वां स्वतंत्रता दिवस मनाया है, तो 79 ईयर्स में भी हमने कम प्रगति नहीं करी, देखा जाए तो। प्रगति को अगर अब देखा जाए ना, तो हमने बहुत उथल पुथल रूप में प्रगति करी है, जो किसी सामान्य देश के लिए पॉसिबल नहीं है। बाकी आप आसपास के देशों को देखोगे, इतनी प्रगति नहीं हुई जितनी इंडिया के अंदर हुई है। इसलिए आज इंडिया के लिए लोग क्या सोचते हैं कि भारत पुनः विश्व गुरु भविष्य में बन सकता है, या भारत दुनिया को विश्व का वापस ज्ञान दे सकता है, अब लोगों को लगने लगा है। इसलिए भारत अभी को विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुकी है। इंडिया इज द 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। हमने अभी रिसेंटली जापान को पछाड़कर चौथे नंबर पे हम आए। अब हमारे से ऊपर केवल 3 ही देश बचे, पहले भाजपा। हाँ, भारत 135वां देश है आरटी को लागू करने वाला। ठीक है, अब बात करें सर आरटी में कितनी, इसका मतलब भारत से पहले 134 देश इसको अपना चुके हैं। ठीक है, और सबसे बड़ी बात इसमें रखना है, इसमें जो है वो हमारे 39 तो धाराएं हैं और 7 अध्याय हैं। अभी इनको भी एक एक पढ़ेंगे हम। 39 तो अध्याय हैं और हमारे 7 धाराएं हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है, तो ये भी लिख लो। 39 धाराओं में हमारा पूरा आरटी एक्ट बना हुआ है। ठीक है, अब वो धाराएं कैसे बटी हुई है, तो वो 7 अध्यायों में बटी हुई है। जैसे मान लो मैं बोलूं अध्याय 1, अभी सब लिखेंगे, अध्याय 2, अध्याय 3, अध्याय 4, अध्याय 5 और अध्याय 6 और अध्याय 7। अब बात करें अगर अध्याय में, तो पहले अध्याय में केवल 2 धाराएं, 1 से 2 यहां पर है, फिर यहां पर 3 से 5 तक पढ़ेंगे हम, फिर 6 से लगाकर 11 यहां पर ज्यादा है, फिर 12 से लगाकर, इसमें सबसे ज्यादा है, 12 से लगाकर 28 तक यही है, फिर यहां पर 29, 30 है, फिर यहां पर 31 से लगाकर 34 तक है, और लास्ट में 35 से लगाकर 39 तक है। इस तरीके से हमारा बटा हुआ है। अब इसमें कुछ नहीं है, एक में बता रखा है अध्याय में पहले सबसे पहले नाम क्या होगा, फिर 3 में माता पिता के अधिकार है, सॉरी बच्चों के अधिकार है, 4 में कर्तव्य है। इस तरीके से बटा हुआ है। ठीक है, तो कर्तव्य होंगे तो सबसे ज्यादा होंगे, समझ में आ रहा आपको? तो ये भी लिख लो। ऐसे ये चीजें पूछी नहीं गई है, इतना डीपली नहीं पूछा है, पर लिख लो आप। फर्स्ट ग्रेड में जरूर पूछा है अभी रिसेंटली। फर्स्ट ग्रेड स्कूल लेक्चर का जो एग्जाम हुआ था 23 जून को, जीके का हुआ था। किसका हुआ था? ए ग्रुप वालों का। ए ग्रुप वालों का जीके हुआ, जिसका कल हिंदी का रिजल्ट भी आ गया। हिंदी से किसी ने दिया हो तो कल रिजल्ट आया था हिंदी का। कटो भी अच्छी गई है वैसे, 2 गुना की भी 279 गई है, 279 2 गुना की गई है। अभी तो फाइनल अब आएगी, अभी 2 रिजल्ट ही आए, फर्स्ट ग्रेड के शुरू हो गए आने। इंग्लिश का आ गया था 282 उसकी गई थी ना इंग्लिश की, 100 नंबर कम गई, वो भी 100 नंबर कम। ये तो हो ही नहीं सकता, इतनी कैसे कम गई? अभी देखता हूँ, मैंने डाउनलोड कर रखी है, इतने मुझे नहीं पता इतनी डाउन गई होगी। और ये देखो आप, तो पढ़ना पड़ेगा। देखो मंजिल प्राप्त करनी है तो पढ़ना पड़ेगा, है ना। मेरे भी एक फ्रेंड है जिनका कल रिसेंटली सिलेक्शन हो गया था फूड सेफ्टी ऑफिसर। हालांकि वो 3rd ग्रेड टीचर था पहले से, और उसका भी हो गया फाइनली, फूड सेफ्टी ऑफिसर में हो गया है। उस दिन मैंने कह रहा था परसों कहीं FCI में पोस्ट निकलती रहती है। अब देखो फूड सेफ्टी ऑफिसर में उसकी फाइनली हो चुका है, और मेहनत भी चल रही है उसकी। हो सकता है निकट भविष्य में वो RS भी बनेगा, चल रही है उसकी तैयारियां, तो मेहनत आपको करनी पड़ेगी। देखो ये समझ में गया अध्याय वाला। ठीक है, अब लिखो यहाँ पर, यहाँ तक तो हो गया 39 धाराएं और 7 अध्याय। अब वो 7 अध्याय के नाम लिखो। नेक्स्ट लिखो हमारा वो अध्याय के नाम क्या रहेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन फर्स्ट ग्रेड में पूछा अभी ए ग्रुप के अंदर। और क्वेश्चन क्या पूछा, इधर अध्यायों के 4 नाम थे और उसको मैच करना था। इधर था जैसे 2, 3, 4 और 6 ऐसे, तो मैच करना था। जबकि आज दिन तक अध्याय के क्वेश्चन पहले नहीं पूछते थे, पहले धाराएं पूछते थे, अब अध्याय भी पूछने लग गए। तो लिखो, इसलिए मैंने ये लिखवाया आपको। आजकल क्वेश्चन कुछ भी बना लेते हैं। मान लो पूछ लिया अध्याय 4 में कितनी धाराएं हैं, तो 12 से 28 तक है, तो इसमें से आपको वापस लेस करके बतानी पड़ेगा। 28 में से 12 गए तो कितनी बची? 16 धाराएं, ऐसे भी बताना पड़ेगा।
असली है। तो लिखो सातों अध्याय के नाम लिखो, क्या क्या अध्याय। पहला अध्याय लिखो, सबसे पहले वो रहेगा हमारा प्रारंभिक। पहला अध्याय क्या रहेगा? प्रारंभिक। कुछ लिखते जाएंगे, कुछ पढ़ते रहेंगे ताकि समझ में भी आता रहेगा, ठीक है। पहला अध्याय लिखो आप प्रारंभिक। फिर दूसरा लिखो आप निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार। अब इसको आप शॉर्ट में लिखना चाहो तो भी लिख सकते हो। दूसरा अध्याय केवल किससे रिलेटेड है? अधिकार से रिलेटेड है। अनिवार्य शिक्षा का अधिकार, जो पूरा नाम है ना वो सेकंड वाले में दे रखा है, इसमें अधिकार की बात करेंगे। पहला हमारा प्रारंभिक हो गया, दूसरा अध्याय हमारा क्या हो जाएगा? निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार। तो कुल मिला के शॉर्ट में कोई अधिकार लिखना चाहे तो लिख सकता है। तीसरे में है स्थानीय सरकार और माता पिता के कर्तव्य हैं, तो उसमें तीसरा कर्तव्य बन जाएगा। पहला हमारा क्या हो गया था? पहला हो गया है हमारा प्रारंभिक। दूसरा हमारा क्या हो गया? अधिकार हो गए। अधिकार है तो किसके होंगे? बच्चों के, तो उसका पूरा नाम आ जाएगा। तीसरे में माता पिता के कर्तव्य हो जाएंगे। चौथे में क्या बताया आपको मैंने? उत्तरदायित्व लिखो, विद्यालय और शिक्षकों के उत्तरदायित्व। पांचवें में लिखो पाठ्यक्रम। फोर्थ में कर्तव्य, नहीं फोर्थ में उत्तरदायित्व। फिफ्थ में आ जाएगा पाठ्यक्रम। सिक्स में आ जाएगा हमारा संरक्षण और सातवें में आ जाएगा हमारा प्रकीर्णन। प्रकीर्णन का मतलब होता है विविध। लिखना चाहे तो मैं अभी से लिखवा देता हूं ताकि आपको समझ में आ जाएंगे। देखो हमारा जो अध्याय 1 है ना, अब मैं यहां पर शॉर्ट में लिखा हुआ है ना, अध्याय 1 में हमारा प्रारंभिक है। प्रारंभिक का मतलब क्या होता है? किसी भी अध्याय में हो, कहीं पर भी हम जब एक्ट पढ़ते हैं ना तो उसमें शुरू में उसका इनिशियल, उसका इंट्रोडक्शन होता है, वो प्रारंभिक कहलाता है। क्या कहलाता है? प्रारंभिक। कोई भी एक्ट आप पढ़ोगे ना तो सबसे पहले प्रारंभिक होता है। सेकंड के अंदर क्या होता है? तो अध्याय 2, अध्याय 2 में क्या हो जाएगा? निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार। ठीक है, तो मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, शॉर्ट में हम अधिकारों की बात करेंगे। अध्याय 3 में क्या है? अभी आपको मैंने बताया, तो कर्तव्य, और किसके हो जाएंगे? माता पिता के कर्तव्य हो जाएंगे। चौथे में मैंने आपको बताया उत्तरदायित्व, तो ये उत्तरदायित्व किसके लिए? शिक्षकों के लिए और विद्यालय के, रेस्पॉन्सिबिलिटी। पांचवें में हमारा क्या आ जाएगा? पाठ्यक्रम क्या रहेगा, क्या क्या पढ़ेंगे चीजें, इसको बोलते हैं करिकुलम। और 6 में हमारा हो जाएगा संरक्षण। ठीक है, इस अधिकार के तहत कौन कौन से संरक्षण दे रखे हैं। और 7वें नंबर पे आ जाएगा प्रकीर्णन। प्रकीर्णन का मतलब क्या होता है? प्रकीर्णन का मतलब कोई भी और विविध नियम होते हैं ना, कोई चीज बच गई है, कोई रह गई है, उसको बोलते हैं प्रकीर्णन। लास्ट में कुछ बचे हुए शेष हमारे जो अध्याय होते हैं वो यहाँ पर कवर हो जाएंगे। तो आपको एक एक चीजें पढ़नी पड़ेगी आरटीए की। और यहाँ तक सभी चीजें समझ में आ रही है? एक शॉर्ट रिवाइज कर लें एक बार, ठीक है। पूछता भी रहूंगा और बताता भी रहूंगा। सबसे पहले आप बताइए, शिक्षा जो है वो किस में दिया गया है? कौन से संशोधन में दिया गया अधिकार? 86वें संविधान संशोधन के अंदर हमने इसको लागू किया था। और संशोधन किसने किया आप बताओ? किस अनुच्छेद के अंदर हमने, अनुच्छेद में संशोधन करके हमने 86वें संविधान संशोधन को लागू किया? नहीं, वो तो हमने उसको सूची में डाला 21 के तहत 45 में हमने संशोधन किया और ये बोला कि अब ये शिक्षा राज्य का विषय बन जाएगा कि राज्य 6 से 14 वर्ष के बालकों को शिक्षा यहाँ पर प्रदान करे। आप बताओ मुझे कि लोकसभा में कब पारित हुआ था? 20 जुलाई को राज्यसभा में हुआ था। यस, इसलिए मैंने दूसरा पहले पूछा। ठीक है, तो 20 जुलाई, गुड, 20 जुलाई को राज्यसभा में हुआ था। 4 अगस्त को लोकसभा में हुआ है। सबको पीछे 2009 है तो वो याद करना ही नहीं है। फिर 26 अगस्त को राष्ट्रपति ने साइन किया और 27 अगस्त को बजट में प्रकाशित हो गया। और हमारे जो कैबिनेट है, आप बताओ कैबिनेट ने इसको सबसे पहले कब पारित करने के लिए प्लान किया? गुड, 2 जुलाई 2009 को। समझ में आ गया आपको? चलिए अब आप बताएंगे, आप इसमें कितने अध्याय हैं, कितनी धारा है और भारत कौन सा देश इसको लागू करने वाला? गुड, 135वां देश है भारत ने इसको लागू किया। अध्याय है और 39 धाराएं हैं। अब आप बताओ सातों अध्याय के नाम क्या है? इधर मत देखना। पाठ्यक्रम क्या पढ़ना है? 6 में संरक्षण है बालकों के लिए और 7 में प्रकीर्णन है। ऐसे आपको चीजें याद करनी, याद हो जाएगी। तब कुछ नहीं, अगर आप इसको पहले पढ़ रहे हो तो आपको लग रहा होगा बुक में टफ है, पर इस तरीके से चीजें पढ़ोगे ना तो याद हो जाएगा। तो यहाँ तक हम जो पढ़ रहे थे वो तो हमारा हो गया बेसिक। अब हमें कुछ नहीं करना है,
जो समझाने वाला पार्ट था वो हो गया। अब केवल अध्यायों के आपको रखने पड़ेंगे, याद करवाता रहूंगा मैं, एक में क्या है, दो में क्या है, तीन में क्या, बस इसमें यही आर टी हमारा। तो सब में अलग अलग चीजें बोली है, जैसे सेक्शन 17 में बोली है कि बच्चों को आप शारीरिक और मानसिक रूप से दंड नहीं दे सकते। 28 में बोला है कि शिक्षकों को प्राइवेट ट्यूशन पर रोक है, ठीक है। 21 में बोला है कि एसएमसी की स्थापना करेंगे। किसी में बोला है कि शिक्षक और छात्र का अनुपात क्या होगा। किसी में बोला है कि जो हमारे एसटी एसी है, जो पिछड़े हुए बालक है, उनको आपको पता होगा प्राइवेट स्कूलों में भी आरक्षण है, 25% सीटें उनके लिए रिजर्व होती है। तो उसके लिए पेमेंट कौन करती है उनको, स्कूल को गवर्नमेंट करती है। मतलब मान लो किसी स्कूल में 100 बच्चों की स्ट्रेंथ है, तो 25 बच्चे ऐसे बालक, उनको भी वो शिक्षा मिलनी चाहिए। तो 25 बालकों को सरकार ने बोला कि रिजर्व में उनकी कैटेगरी होगी वहां। 100 में से 25 होंगे तो 25 बालक वहां पढ़ेंगे और उनका पैसा सरकार उनका भरण भी करेगी उनको, हमारे जो प्राइवेट स्कूल से, ठीक है। चलिए तो अब हम आगे बढ़ रहे हैं यहाँ पर। तो लिखो सबसे पहले 1 में आ जाओ, 1 में आ जाओ और स्टार्ट करते हैं। 1 में लिखो आप, वापिस अधिकार का नाम है, अधिकार का जो पूरा नाम है ना वो 1 में दे रखा। तो शॉर्ट में लिखो, अधिनियम का विस्तार और प्रारंभ धारा 1 में उल्लेख किया गया। अब सेक्शन वाइज चलना है। धारा 1 में लिखो अधिकार के नाम का उल्लेख है, और नाम आपको खुद को लिखना है, क्या नाम है, वही सेम, निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम। जल्दी से नाम लिखो, 1 के अंदर क्या आ जाएगा, नाम आ जाएगा। क्या हो रहा है यार? पेनड्राइव लग नहीं रही है। तो यहां तक क्लियर है सबको। अब हम क्या करेंगे, ओनली सेक्शन वाइज चलेंगे। तो 1 में हमें वही लिखना है, प्रारंभिक जो हमारे अध्याय का विस्तार है। इंपोर्ट किसमें करते हैं सर? ठीक है, तो 1 आप लिखो, 1 लिख दिया, विस्तार है, पूरा नाम हो जाएगा निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम। आ जाओ 2 में, लिखो धारा 2। 2 में हम क्या करेंगे, तो 2 में हमारा होगा यहाँ पर अधिनियम में प्रयोग की गई शब्दावलियों का उल्लेख है। मतलब जितनी भी परिभाषाएं हैं, अधिनियम क्या हमें कह रहा है, वो जितने भी शब्दावलियां है ना, उनका उल्लेख हमें यहाँ पर किया गया है। नहीं समझ नहीं पा रहा हूं। अब वो इंपोर्ट डायरेक्टली होती है, वही देख रहा था मैं। इसमें क्या मैंने फटाफट ले रखे हैं ना, तो आपको टाइम लगेगा, फटाफट से हम कंप्लीट कर लेंगे। क्या करना पड़ेगा? नहीं भाई, फाइल का वहां ओपन वहां नहीं हुई, इसलिए
फिर हमने क्या किया था उस दिन, सेव टू एल्बम। इसकी लंबी कहानी है पूरी। चलो यहां तक समझ में आ गया आपको। अब देखो मैंने चीजें को रिवाइज कराया था। आरटी 2000 नाम है हमारा, निःशुल्क मनिवार्य शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009, ठीक है। लागू कब से हुआ मैंने आपको बता ही दिया। देखो आरटी एक्ट पास इन पार्लियामेंट, संसद में सबसे पहले 2 जुलाई 2009 हो जाएगा। उसका रीजन आपको मैंने बता ही दिया है। पास हुआ था राज्यसभा में 20 जुलाई को, 4 अगस्त को लोकसभा में हुआ, हमने पढ़ लिया। 27 अगस्त को ये फाइनली क्या हुआ था, एक्ट में आ चुका था। और 1 अप्रैल 2010 से क्या हुआ है, इन्फोर्स्ड हुआ है, मतलब लागू हुआ है। तो ये लागू वाली डेट लिख दो, नहीं लिखी हो किसी ने तो। 1 अप्रैल 2010 को लागू हुआ है, यहाँ तक हो गया था। इसमें कुछ अतिरिक्त बिंदु है जो हम बात करेंगे। मतलब बच्चों को आपको स्क्रीनिंग टेस्ट नहीं ले सकते, ऐसा नहीं कि हम इसमें बच्चों को जब इन्वाइट कर रहे हैं तो हम उसका कोई टेस्ट लेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। बच्चा जिस स्तर से आया है उसका भले कैसा भी नॉलेज हो, आपको उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। अभी आप इसमें एक्ट में पढ़ोगे ना एक सेक्शन, तो आपको पता लगेगा बच्चों को रियल में कितना अधिकार दिया गया। इसमें ऐसा भी है, अगर कोई बच्चा 6 साल की उम्र में भी पढ़ने आ रहा है तो आप उसको रोक नहीं सकते कि आप 6 साल की उम्र में यहाँ पर क्यों आ रहे हो। उसमें लिख रखा है बच्चों को उसकी एज के अकॉर्डिंग उसकी क्लास में आपको एडमिशन देना पड़ेगा। अब आप सोचो, तो इतने लेवल पे अधिकार है, ठीक है। तो कोई स्क्रीनिंग टेस्ट नहीं होगा एडमिशन के लिए, ठीक है। नो फिजिकल एंड मेंटल पनिशमेंट, किसी प्रकार का कोई शारीरिक दंड नहीं होगा। कुछ विशेष बात है आपको ध्यान रखनी, आगे वापस आ रही है। नो ट्यूशन कोचिंग बाय गवर्नमेंट स्कूल टीचर्स, प्राइवेट, ठीक है। अनएडेड स्कूल्स मस्ट रिजर्व 25% सीट फॉर डिसएडवांटेज चिल्ड्रंस, यानी कि जो अलाभान्वित बालक हैं उनके लिए वो स्कूल जो किसमें आ रहे हैं, सरकार की जो अनएडेड स्कूल की जो लिस्टों में आ रहे हैं, उन स्कूल को बोला कि 25% सीटें इनके लिए रिजर्व रखनी पड़ेगी, हमने पढ़ी लिया है। और एडमिशन अप टू 1 to एज 6 विदाउट प्रायर स्कूल अलाउड। देखो किसी स्कूल में नहीं गया लेकिन उसकी अगर एज 6 साल तक भी हो रही है तो उसको आपको क्या करना पड़ेगा, प्रवेश देना पड़ेगा। इसलिए हमने 6 से 14 वर्ष के बालक यहाँ पर बोले। अब आ जाओ पहले अध्याय में। देखो पहला अध्याय क्या हमारा, प्रारंभिक, मैंने बताया इसको प्रिलिमिनरी कहा जाता है, इंट्रोडक्शनरी कहा जाता है। और इसमें केवल और केवल क्या है, अधिनियम का विस्तार है। आप हिंदी वाले हो तो हिंदी में लिख लो, अगर इंग्लिश का हो तो इंग्लिश में लिख सकते हो, ठीक है। पहला मैंने बताई थी अधिनियम का नाम, प्रारंभ और विस्तार पहले अध्याय में दे रखा है। और अध्याय का नाम क्या है वो हमने पढ़ लिया है, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम। तो मेरे हिसाब से 1 तक लिख दिया। अब आ जाओ 2 में। 2 में आ जाओ, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार दे रखा है। मतलब कुल मिलाकर 2 में क्या बता रखा है, सारा विवरण है जिसमें सारी परिभाषाएं दे रखी है। 2 में केवल क्या दे रखा है, हमारा क्या है, जितनी भी डेफिनेशंस है या जो जो भी शब्दावली है जो हम इस अधिकार अधिनियम में यूज लेंगे वो केवल यहाँ पर बता रखी है, ठीक है। और फिर आ जाओ सेक्शन 3 के अंदर, बस 1 और 2 में इतना ही है, बस इस सेक्टर में बस यही चीजें पढ़नी। अब आ जाओ 3 में। 3 में क्या है, 6 से 14 वर्ष के बालकों के लिए प्रारंभिक शिक्षा निःशुल्क और अनिवार्य रूप से देने का उल्लेख किया गया है। 6 से 14 वर्ष तक के जो भी हमारे बालक बालिकाएं हैं उनको निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार जो देने का जो उल्लेख सरकार ने वापिस किया वो सेक्शन 3 के अंतर्गत किया है, ठीक है। बिल्कुल शॉर्ट में मैंने तैयार किया है और आपको ये चीजें याद रखनी, ज्यादा डेप्थ में भी आपको जाना नहीं है, क्योंकि अगर सेक्शन आपको याद हो गया ना तो इसमें क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया। 3 तरीके के क्वेश्चन ही एग्जाम में अधिकतर देखे जाते हैं। बोले एक बार 3 तक लिख लो, फिर मैं बता रहा हूँ। सेक्शन 3 तक कंप्लीट करो, फिर 4 में जा रहे हैं। 3 हो गया। अब यहाँ पर 4 में आ जाओ। 3 तरीके के अधिकार ही यहाँ पर 3 तरीके के क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं एग्जाम्स में। एक तो मैंने आपको क्या बताया, अभी नया पैटर्न आ गया, इधर अध्यायों के नाम देंगे और इधर आपको पूछेंगे। जैसे अध्याय 4 आती, दिमाग में क्लिक हो जाना चाहिए। 4 आती क्या है, कर्तव्य, वापिस सोचो, उत्तरदायित्व है 4 में। 5 में पाठ्यक्रम है, 6 में संरक्षण है और 7 में प्रकीर्णन, ऐसे याद कर लो। 3 में क्या है, 3 में कर्तव्य है और 2 में अधिकार और 1 में हाँ मतलब अधिनियम का जो प्रारंभिक है। तो एक तो क्वेश्चन ये पूछ रहे हैं और दूसरा क्वेश्चन ये पूछते हैं सीधा इस तरह से सेक्शन दे रखे होंगे, इधर इनका विवरण दे रखा होगा। जैसे सेक्शन 4 में क्या बता रखा है, स्कूल बदलने का अधिकार होगा, ये आपको ध्यान रखना है। ये हो गया। सेक्शन 4 में क्या बोला, तो 2 चीजें, ऐसा नहीं एक चीजें साथ में चलेगी। 4 में तो बोला है उम्र के अनुसार कक्षा में प्रवेश देना पड़ेगा और 5 में बोला है स्कूल बदलने का अधिकार और टीसी स्थानांतरण प्रमाण पत्र की व्यवस्था। इसका मतलब ये है कि जैसे बच्चा टीसी मांगता है तो आपको देनी पड़ेगी, आप उसको रोक नहीं सकते।
कहने का मतलब क्या है कि अगर वो बच्चा आगे से टीसी मांग रहा है कि सर मुझे ट्रांसफर सर्टिफिकेट चाहिए, स्थानांतरण प्रमाण पत्र चाहिए, तो फिर उन संबंधित विद्यालय को देना पड़ेगा, रोक नहीं सकते उसको। इसको कहते हैं हम यहाँ पर टीसी प्रमाण पत्र की व्यवस्था भी होगी। उसको स्कूल बदलने का अधिकार भी है, बच्चे को अधिकार में दिया गया है। अब हम ये चीजें पढ़ रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि उसका मिसयूज करें, हर एक साल में 3-3 बार बोले कि मुझे स्कूल बदलना है। कहने का मतलब समझो इस बात का, सरकार ने इस लेवल पे प्रायोरिटी और अधिकार दिया है कि बच्चों को कुल मिलाकर शिक्षा मिलनी चाहिए, बच्चों को एजुकेशन किसी भी कंडीशन में मिलना ही चाहिए, ये सरकार का मोटो है। इसलिए सरकार ने इतनी फ्लेक्सिबिलिटी रखे बच्चों को ये अधिकार दिए हैं। यहां तक लिख लो, तब तक मैं एक काम कर लेता हूं ना, मुझे एक फाइल भेजनी है। समझ में आ रही है आपको चीजें? कोई भी चीज आपको समझ में नहीं आए किसी भी अध्याय में तो आप मुझे पूछ लेना। तो यहां तक क्लियर सबको? सेक्शन 4 ने क्या बोला, आपको उम्र के अनुसार प्रवेश देना पड़ेगा, और स्टार्टिंग मैंने कहां से बताई, 6 से 14 साल। इसका मतलब लिखो 6 वर्ष की आयु पूर्ण होने पर कक्षा प्रथम में प्रवेश दिया जाएगा। 6 वर्ष की आयु अगर उसकी पूरी हो गई है तो उसको कक्षा प्रथम में आपको प्रवेश देना पड़ेगा। ठीक है, यहां तक हो गया? चलो अब आ जाओ 6 में। अच्छा, अध्याय भी चल रहे हैं, मैंने बताया था, मैंने वो शुरुआत में बता दिया। 1 से 2 किसमें आएगा, पहले अध्याय में। 3 से 5 दूसरे अध्याय में। 6 से 11 तीसरे अध्याय में। 12 से 18, 12 से 28 चौथे अध्याय में। 29 और 30 पांचवें अध्याय में। 31 से 34 छठे में, और 35 से 39 सातवें अध्याय। ये भी याद रखो, इसलिए वो बार बार मैंने चीजें लिखी है ताकि आपको रिवाइज हो जाए। अब चैप्टर 3 में आ चुके हैं। चैप्टर 3 का मतलब हमारा तीसरे अध्याय में आ चुके हैं। ठीक है, तीसरे अध्याय में क्या लिख रखा है, सरकार, स्थानीय सरकार और माता पिता के कर्तव्य होंगे। अब इसमें जो आ रहे हैं 6 से 11 कंटिन्यू आएंगे। देखो आप, ये पीपीटी भी आपको चाहिए तो मैं प्रोवाइड करा दूंगा। 6 में क्या दे रखा है, देखो, मानक अनुसार स्कूल की स्थापना की जिम्मेदारी होगी। ठीक है, साथ में केंद्र और राज्य सरकार का व्यय अनुपात 60:40। एक बार लिख लो, फिर मैं इसको डिटेल में बता दूंगा, ये शॉर्ट में लिखा हुआ है। 8 में क्या है, केंद्र सरकार के कर्तव्य होंगे। 9 में स्थानीय प्राधिकरण के कर्तव्य है। 10 में माता पिता और अभिभावकों के कर्तव्य है। और 11 में पूर्व प्राथमिक शिक्षा के लिए आंगनबाड़ी की व्यवस्था है। एक बार लिखो 11 तक, फिर मैं एक समझा देता हूँ। और इसमें से कौन सा सबसे इंपॉर्टेंट है वो भी आपको मैं लास्ट में बता दूंगा कि अभी तक कितने अधिकतर जो है वो पूछे गए। एक बार यहां तक लिखो, दिख रहा है आपको? तो फिर आप इधर आ जाओ, लिखो, दिक्कत नहीं। मतलब यहाँ इस वजह से नहीं दिख रहा, इससे? अच्छा, नहीं, अब मेरा वैसे भी काम हो गया, इसमें फाइल ही ले ली थी, वो चार्ज हो रहा था, आपको दिक्कत नहीं है। बाकी आप लोगों को दिक्कत है तो आप आराम से इधर भी बैठ सकते हो। और हर अध्याय में लिखो ना तो एक एक लाइन छोड़ के लिखना थोड़ा सा, ताकि आप कुछ नई चीज भी मैं ऐड करवाऊं ना तो आपके लिए इजी रहे। या फिर उसको ऐसे लिखो कि वहां पर साइड में थोड़ी जगह रहे, तो कुछ भी मैं अंदर लिखूं हर अध्याय में तो आप उसको आराम से लिख पाओ। ठीक है, 6 हो गया। अब 6 में एक चीज नई क्या है वो लिखो जो आपसे पूछी जा सकती है। मतलब यहां पर एक शब्द आया है, मानक अनुसार स्कूल की स्थापना होगी, तो मानक शब्द का मतलब क्या है?
मानक का मतलब ये हुआ कि सरकार ये निर्धारित करेगी कि बच्चे स्कूल तक कितना इजी वे में पहुंच पाए। मतलब स्कूल का जो दायरा है ना वो एक निर्धारित किलोमीटर में होना चाहिए। तो फिर यहाँ पर क्या निर्धारित किया गया कि जो प्राथमिक कक्षाएं हैं 1 से 5 तक की, तो वो स्कूल कहाँ कितना किलोमीटर होना चाहिए, तो 1 किलोमीटर की रेंज में हो जाना चाहिए। और जो 6ठी से 8वीं तक के स्कूल है वो 3 किलोमीटर के दायरे में होंगे। नेक्स्ट में उसकी बच्चों की घर से दूरी कितनी होनी चाहिए, 3 किलोमीटर। और प्रारंभिक स्कूल है तो 1 किलोमीटर, ये भी लिख दो। इसको पूर्व प्राथमिक या प्राथमिक भी लिख सकते हो, या फिर आप लिखो शॉर्ट में, कक्षा 1 से 5 तक का विद्यालय 1 किलोमीटर के दायरे में होना चाहिए और 6 से 8वीं तक का विद्यालय 3 किलोमीटर के दायरे में होना चाहिए। 3 किलोमीटर से अधिक दूरी विद्यालय की घर से नहीं होनी चाहिए। 6 से 8 3 किलोमीटर, यानी सरकार की जिम्मेदारी होगी कि निर्धारित मानक में ही विद्यालयों की दूरी की स्थापना करे। ये सरकार की जिम्मेदारी है, देखो ध्यान रखना है, क्योंकि इसमें कर्तव्य 3 जनों के आ रहे हैं, समुचित सरकार, स्थानीय प्राधिकारी यानी लोकल अथॉरिटी, और माता पिता भी साथ में जुड़े हुए हैं। ठीक है, स्थानीय प्राधिकारी क्या होता है? हाँ, मतलब जो भी सरकार के अंदर जो काम करने वाले हैं, सरपंच भी हो सकते हैं इसमें, वार्ड पंच हो सकते हैं, अगर उस स्कूल में जो डीओ होते हैं, बीएलओ होते हैं, ये सब उसके अधिकारी उस शिक्षा से रिलेटेड, तो इन अधिकारियों की भी जिम्मेदारी डाली उसमें, बच्चों के माता पिता की भी जिम्मेदारी डाली और सरकार की भी जिम्मेदारी डाली। मतलब तीनों की जिम्मेदारियां इस अध्याय 3 में है, इसलिए ये सब जिम्मेदारी वाले बिंदु है इन सब में। तो क्या बोला कि मानक के अनुसार विद्यालय स्थापित होंगे, और मानक में बोला कि 1 से 5 तक का विद्यालय है तो 1 किलोमीटर की रेंज में होना चाहिए, और 6 से 8 तक का है तो 3 किलोमीटर। उससे ज्यादा दूर होगा तो फिर बच्चों को वापस दिक्कत आएगी, क्योंकि छोटे बच्चे आप जानते हो किसी भी ट्रैवलिंग के साधनों की यूज नहीं कर सकते। सरकार की स्कूटी वितरण योजना भी किसके लिए होती है? बड़ी कक्षाओं के लिए होती है, क्योंकि उसको वो चला पाएंगे। तो यहाँ पर अगर बच्चों की स्कूल ही दूर है तो सरकार ने क्यों सोचा, उसके 2 रीजन है। पहले तो माता पिता की दिक्कत बढ़ेगी, उनको बार बार स्कूल पहुंचाना पड़ेगा, और दूसरा क्या दिक्कत आएगी, कभी कभी दूरी होने की वजह से भी बच्चे क्या करते हैं, स्कूल को स्किप करते हैं, सप्ताह में 2 दिन ही जाते हैं, कभी 3 दिन गए नहीं, उसको ड्रॉप आउट कहते हैं। ड्रॉप आउट आपने शब्द सुना होगा। ड्रॉप आउट का मतलब क्या होता है कि अचानक से स्कूल छोड़ देना। आपने बहुत सारे आसपास लोगों को देखते हैं हम, या पिछड़े क्षेत्रों में, पहले से 5वीं तक पढ़े, 6 क्लास में आए और स्कूल बंद कर दिया। उन्हीं के फैमिली में पता लगता है एक जने ने 6 क्लास पढ़ी, उसको लगा कि यार उन्होंने तो 5वीं में छोड़ दी, तो वो भी 6 क्लास में क्या करता है, या तो 6 क्लास को बीच में छोड़ देता है या 6 पूरी करके पढ़ना बंद कर देता है। इसको बोलते हैं ड्रॉप आउट रेशियो। तो हमारे इंडिया में क्या ड्रॉप आउट रेशियो बहुत ज्यादा था, उसको सरकार अब कवर कर रही है। ड्रॉप आउट रेशियो का मतलब बीच में अचानक से, जैसे हमने तो किसी को कॉल कर रहे होते हैं और कॉल कट जाता है, उसको कॉल ड्रॉप कहते हैं, है ना। तो ये ड्रॉप आउट रेशियो ये से याद करना है। ड्रॉप का मतलब क्या होता है, हाँ मतलब एक तरीके से तो मतलब अचानक से बच्चे अगर स्कूल को छोड़ देते हैं तो वो ड्रॉप आउट कहलाता है। तो ये ड्रॉप आउट रेशियो हमारे इंडिया में बहुत ज्यादा था। सरकार ने पता लगाया कि बच्चे पढ़ तो रहे हैं, नाम तो आना, साक्षर है, लेकिन बाद में क्या पता लगा 9th पास है, 10th पास है, 8th पास है, उसको अपने जीवन की जो नॉर्म्स होते हैं वही पता नहीं चल रहा, उससे पहले वो एजुकेशन को पूरा कर लेता है। तो ऐसे में सरकार को दिक्कत लगी, सरकार ने उसको रोकने के लिए प्रयास किया। इसलिए हमारे जो मिड डे मील कार्यक्रम है, बीच बीच में जो अच्छे से ये प्रोग्राम स्टार्ट हुए, वार्षिकोत्सव अच्छे स्कूलों में होने लगे पिछले 8-10 सालों में, आप देखे होंगे। हमारे टाइम में इतने अच्छे नहीं होते थे अपने टाइम में, है ना। तो आजकल हम देखोगे टेंट की व्यवस्था, नाश्ते की व्यवस्था, कल्चरल एक्टिविटी बहुत शानदार होती है। उस दिन पूरी पढ़ाई भी नहीं होती है, पूरे दिन बच्चे एंजॉय करते हैं। ये इसलिए रखा था कि बच्चों को उसके स्कूलों के अंदर रुझान बढ़े। मिड डे मील क्यों दिया कि ड्रॉप आउट में सरकार को पता लगा कि जो पिछड़े जो बालक है वो टिफिन भी लेके नहीं आ पाते, मतलब इतनी उनको दिक्कत है कि उनको 2 टाइम का खाना भी नहीं मिल पाता है। और जब खाना नहीं मिलेगा बच्चे भूखे होंगे, और भूखे बच्चे पढ़ कितना पाएंगे, भूख उनको पढ़ने नहीं देगी, उसको घर की ओर दौड़ाएगी। तो उनको रोकने के लिए सरकार ने मिड डे मील का प्लान किया। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो 1 से 3 किलोमीटर रखने का रीजन भी सरकार का यही था कि पास में स्कूल होगा ना तो बच्चे को जल्दी आसानी मिलेगी स्कूल तक पहुंचने में। ठीक है, चलो ये हो गया। बाकी इसमें कोई दिक्कत नहीं है। केंद्र और राज्य सरकार के इसमें व्यय अनुपात कितना है, मतलब अगर सरकार ने 100 करोड़ रुपए का खर्चा किया तो 60 करोड़ उसमें केंद्र सरकार लगाएगी, इस एजुकेशन की व्यवस्था में 40 करोड़ कौन लगाएगा। एक एग्जाम्पल बता रहा हूं, तो 60:40 हमेशा होगा। ये रेशियो पे आपको याद रखना है। इसमें केंद्र सरकार के कर्तव्य है 8 में, ठीक है, और 9 में स्थानीय प्राधिकारी के कर्तव्य। स्थानीय जो प्राधिकारी है उनके कर्तव्य 9 में डाले हुए। उनकी भी जिम्मेदारी है कि वो समय समय पर पता लगाए किस स्कूल में बच्चा जो है वो नहीं पहुंच पा रहा है, जिस गांव में जितने बच्चे हैं क्या वो सारे बच्चे स्कूल तक पहुंच पा रहे हैं या नहीं पहुंच पा रहे हैं। नहीं पहुंच पा रहे हैं तो क्या वो उस एज में है कि नहीं, 6 से 14 में, अगर हैं तो वो क्यों नहीं पहुंच पा रहे हैं। उनके माता पिता से मिलकर उनसे काउंसलिंग करके या उनको स्कूल में बुलाकर मीटिंग करके उनको स्कूलों में रोका जाए। ये सब उसके कर्तव्य प्राधिकारी में आएंगे। खाली आपको इतना याद रखना है। और 11 में क्या है, 10 इंपोर्टेंट कर दो। 10 वेरी इंपोर्टेंट है क्योंकि 2-3 बार पूछा गया है। 10 कितनी बार पूछा गया है। और एक ये भी याद रखना आपको, सेक्शन 6 ये भी इंपोर्टेंट है क्योंकि 6 में वो 1 से 3 किलोमीटर वाली रेंज है, इसलिए स्पेशल हो गया। 6 इंपोर्टेंट हो गया। 7 में भी आपको क्या ध्यान रखना है, आपसे कभी पूछ सकते हैं व्यय अनुपात क्या होता है, तो 60:40 होता है। ठीक है, और 10 इंपोर्टेंट है क्यों, क्योंकि माता पिता और अभिभावकों के कर्तव्य डाल दिए इसमें।
हालांकि आजकल कोई ऐसे माता पिता नहीं है, पढ़ाना चाहते हैं बच्चों को, लेकिन फिर भी एक कर्तव्य बना दिया कि आपकी ड्यूटीज है कि आप अपने बच्चों को 6 से 14 वर्ष तक स्कूल में भेजें। आगे तो भेज नहीं है, पर 6 से 14 वर्ष में उसका स्कूल रुकना नहीं चाहिए। ठीक है, और साथ में पूर्व प्राथमिक शिक्षा के लिए आंगनबाड़ी की व्यवस्था भी की है। लेकिन सरकार ने यहाँ पर आंगनबाड़ी की भी एज रखी है, वो रखी है 3 से 6 वर्ष, कोई लिखना चाहे तो। क्योंकि सरकार की नजरों में आंगनबाड़ी वाले जाने वाले बच्चे यही होते हैं 3 से 6। 3 साल से पहले तो वो आंगनबाड़ी जा नहीं पाएगा, है ना, इसीलिए। यहां तक लिखो, फिर हम आ रहे हैं सेक्शन नंबर 12 में। अब चैप्टर 4 में आ गए हम, 3 हमारे पूरे हो गए अध्याय। चौथा अध्याय किससे रिलेटेड था? उत्तरदायित्व से रिलेटेड था। अब उत्तरदायित्व की बात आती है तो उत्तरदायित्व केवल 2 जनों के लिए। अब क्वेश्चन इस बार नया ये भी बना सकते हैं कि अब अध्याय 4 और ये नहीं पूछ, पूछ सकते हैं कि उत्तरदायित्व में कौन सा वर्ग कवर होता है। पहले में आएगा माता पिता, दूसरे में आ जाएगा विद्यालय और शिक्षक, तीसरे में आ जाएगा राज्य सरकार, चौथे में आएगा उपयुक्त सभी। और हम जनरली क्या करते हैं, ऑल ऑफ द वो सही कर देते हैं ना। जब नहीं आ रहा होता तो सोचते हैं कि इसको क्यों छोड़ा जाए। एग्जाम से बाहर निकले और पता लगा कि ऑल ऑफ द सब सही था, तो हमारा मन क्या बार बार हमें नेगेटिविटी को ले जाता है। एग्जाम में मैंने एक चीज देखी है, एग्जाम में माइंड पॉजिटिविटी की ओर उसी का ले जाते हैं भगवान जो पढ़ के जाते हैं, और नेगेटिविटी की ओर उनका जाता है जो पढ़ के नहीं गए। आप देखना कभी भी। बाकी आप सोचो, अगर हम बाहर तुक्का लगा रहे हैं कहीं पर ऐसे, तो हमारा सही हो जाता है, और एग्जाम में तुक्का गलत क्यों हो रहा है? सोचो आप, क्वेश्चन हमारे सामने है, ऑप्शन चारों हमारे सामने है, और हम चौथे ऑप्शन को ढूंढ नहीं पा रहे वो कौन सा सही है। क्या हम इतने कमजोर हैं? अब आप बोलेंगे सर नहीं है, तो फिर गलत क्यों हो रहा है? जो सोच रहे हैं वही गलत हो रहा है, इसका मतलब हम इतना गलत सोचते हैं क्या? ये भी गलत हुआ है, सोचने वाली बात है ना। ये कभी सोचा आपने कि हम इतना गलत सोच रहे हैं कि 4 ऑप्शन हमारे सामने हैं, चारों में से एक सही है, ये भी पता है, इतना तो पता है कि एक सही है 3 ही गलत है, और उस 3 को अलग नहीं कर पा रहे हो आप। इसका मतलब यही है कि हम पढ़ के नहीं गए, सीधी सी बात है ना। जिस मिठाई को हमने कभी खाई नहीं, तो हम कैसे बोलेंगे ये मिठाई कौन सी है? और जो रेगुलर मिठाई हम खा रहे हैं कोई, तो हम देखते पता लगाते हैं ये मिठाई ये है। कहने का मतलब आपको पढ़ना पड़ेगा। तो चौथा ऑप्शन तभी आपको दिमाग में आएगा जब आप उसको पढ़ के गए। मैंने आपको एग्जांपल भी दिया था मेरे वो फ्रेंड का, वो कहता था कि मैं तो कोई भी, उसने 7 से 8 एग्जाम निकाले हैं। आप बिलीव नहीं करोगे, अभी वो प्रिंसिपल है, उसने 3rd ग्रेड निकाला, उसने रीट निकाली थी, रीट से पहले उसका पटवारी में हो गया था। पटवारी में क्या उसका मन नहीं था, उसको लगा कि पटवारी की जॉब में क्या कि उसका शिक्षा में मन था। तो आप देखो पटवारी में उसने 1 साल जॉब करी, उसका 3rd ग्रेड में हो गया था उससे। 13 की बात है, 3rd ग्रेड में होती, 2016 में 2nd ग्रेड में हुआ, 2018 में 1st ग्रेड हुआ। ठीक है, और अभी फाइनली वो प्रिंसिपल बन चुका है। तो आप सोचो, उसने 7 एग्जाम्स निकाले। अब वो उसको मतलब, हालांकि उसको पढ़ने की भी इच्छा है, अभी वो आरएस की तैयारी कर रहा है, आरएस चल रहा है उसका, 2-3 बार वो इंटरव्यू में भी गया है, पर वहां थोड़ा सा कट जाता है। ठीक है, असिस्टेंट प्रोफेसर में भी हो गया उसका, फाइनली भी असिस्टेंट प्रोफेसर में हो गया, पर उसको थोड़ी दिक्कत चल रही थी, उसका क्राइटेरिया कोई था उसका। तो आप समझो उस लेवल पे अभी वो पहुंच गया है। और ऐसा नहीं है कि ये डिग्री ली उसने, साइड में उसने अदर डिग्री भी ली। 2 से 3 में एमकॉम कर लिया, 2-3 में बीकॉम है, 2-3 में एमए कर लिया है, सीए भी उसका फाइनल में बीच में पूरा रुक गया था, तो सीए पूरी कर ली उसने, एमबीए भी चल रही है उसकी, नेट क्वालिफाइड है। तो ये होता है पढ़ने का तरीका। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि आपको कोई चीज है, उसको जब मैं पूछता था उसने बोला कि मैं जब भी एग्जाम हॉल में बैठता ना, तो मुझे वो चौथा ऑप्शन हाईलाइट हो जाता था, इतना पढ़ के जाता था कि उसको पता लग जाता कि ये क्वेश्चन कहां से आया, किस पेज से आया है, कौन सी बुक से है, किस पेज नंबर पे है, और कौन सी लाइन से आया है। ठीक है ना, तो वो आपको लेवल ले जाना पड़ेगा, तभी जाके आप जो इस भागदौड़ की दुनिया है, जो भीड़ है, उससे अपने आप को अलग कर पाएंगे। क्योंकि पढ़ सभी रहे हैं, ये मान के चलना। ठीक है, तो ये आपको करना पड़ेगा। आपने अर्जुन का वो मोटिवेशनल सुना होगा। अर्जुन क्या कर रहे थे कि एक बार भगवान श्री कृष्ण देखने गए कि अर्जुन करता क्या है, तो वो अर्जुन को देखने गए, तो अर्जुन क्या कर रहे थे, उस समय अंधेरे में तीर चला रहे थे। और वो तीर कहां जा रहा था पता है? एकदम सटीक निशाने पे ही लग रहा था। और अर्जुन उस तीर को कब देखता था? उस समय लाइटें ऐसी बिजली थी नहीं, जनरली दीपक होता था। तो अर्जुन क्या करता, सुबह जाके देखता कि मैंने कितने तीर लगाए और कितने तीर वहां पे लगे। वो सुबह चेक करने जाता उजाले में, तो वो सारे तीर वहां पे लगे होते थे एक ही जगह पर। तो फिर भगवान श्री कृष्ण ने पूछा कि आपने ऐसा करा क्यों? तो अर्जुन ने कहा कि एक बार हम सब 5 भाई पांडव खाना खा रहे थे, माँ कुंती हमें खाना परोस रही थी। तो खाना खाते हुए हमने एक बात देखी, एक बार क्या हुआ कि हवा के झोंके से दीपक बुझ गया, तो खाना तो हमारे मुंह में ही जा रहा था। उसने कहा, क्योंकि हमारी हैबिट होती है ना, अंधेरे में खाना खाते हैं ना, मूवी देखते हुए पॉपकॉर्न खाते हुए नहीं खाते आप लोग? क्या किसी ने नहीं खाया? बताओ, कभी पॉपकॉर्न गिरा साइड में? नहीं गिरा ना। तो कहने का मतलब क्या हुआ, क्यों? क्योंकि हमारी एक हैबिट होती है, हमारा हाथ का फिक्स डायरेक्शन होता है, तो हमारा वो खाना मुंह में जाएगा। तो अर्जुन ने कहा कि मैंने ये चीज दिमाग में बैठाई, तो फिर मैं अंधेरे में भी तो तीर चला सकता हूँ, मैं क्यों सोचूं कि मैं दिन में अभ्यास करूं 12 घंटे। तो फिर भगवान को लगा कि वास्तव में इस तरह का अभ्यास भी किया जा सकता है। कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर आप किसी चीज की प्रैक्टिस करोगे ना,
तो चौथा ऑप्शन आपको ऑटोमेटिकली सही राह पे ले जाएगा। 4 ऑप्शन है ना, तो चौथा ऑप्शन आपका कभी भी गलत नहीं होगा, ऑटोमेटिकली आपका आंसर जो है वो सही होगा। लेकिन वो उस लेवल पर आपको ले जाना पड़ेगा, वो सोचने से नहीं आएगा कि हाँ वहां पहुंच जाऊंगा मैं, पढ़ने की क्या जरूरत है, सब कुछ तो पढ़ रखा है, ऐसा नहीं सोचना है। पढ़ना पड़ेगा तो ऑटोमेटिकली वो चीजें हो जाएगी। ठीक है, चलो अब आ जाओ चैप्टर 4 में हमारे उत्तरदायित्व हैं, और उसमें पहला आ जाओ। पहला क्या दे रखा है, 25% सीटें दुर्बल वर्ग और वंचित समूह के लिए आरक्षित, जो मैं आपको कह रहा था। ये उन स्कूलों में है जहां पर जो पिछड़े हुए बालक हैं या जो रिजर्व कैटेगरी के जो बालक आते हैं, एसटी एससी वाले या कुछ भी है, तो इनके लिए सरकार ने बोला 25% सीटें आपके प्राइवेट स्कूलों में रिजर्व रहेगी। आप एडमिशन लो और प्राइवेट स्कूलों को इसका पुनर्भरण कौन करेगा, सरकार करेगी। मान लो उसमें फॉर एग्जांपल समझ लो कि एक बच्चे की फीस मान लो 20,000 थी, तो 25 × 20 फिर 5 लाख का पेमेंट कौन करेगी, सरकार करेगी। लेकिन सरकार ने ये भी अधिकार दिया देखो, पर यहाँ पर आपको पता है फिर वो रिजर्व सीटें कैसे भरी जाती है, आपने पढ़े होगा। अभी प्राइवेट स्कूल में नहीं होता, वो फॉर्म निकलते हैं, ठीक है, हम बोलते हैं आरटी के तहत फॉर्म भरे जा रहे हैं, फिर हम फॉर्म भरते हैं बच्चों का ऑनलाइन, फिर उसको वो परसेंटेज और उसके जो क्राइटेरिया उसके बेस पे उसका नंबर आता है स्कूलों में, है ना। अभी महात्मा गांधी में भी चल रहा है ये वाला, देखा होगा अभी रिसेंटली। महात्मा गांधी में हर साल क्या होता है, एडमिशन होते हैं उसमें, लेकिन सभी फॉर्म भरते हैं और फॉर्म के बाद आपको जो स्कूल अलॉट होता है उसी स्कूल में आपको जाना पड़ेगा। तो वही चीज है ये। और महात्मा गांधी भी सरकार ने क्यों स्कूल स्टार्ट किए, हाँ इंग्लिश मीडियम क्यों किए, क्योंकि एक रीजन ये भी था, पेरेंट्स कहते थे कि यहाँ पर तो हिंदी पढ़ा रहे हो आप, केवल हिंदी मीडियम में हम बच्चों को इसलिए गवर्नमेंट मीडियम भेज रहे हैं कि आप इंग्लिश पढ़ा ही नहीं पा रहे हो प्रॉपर। तो सरकार ने कहा कि वो व्यवस्था भी कर लेते हैं, तो फिर एक साथ सरकार ने 1700 स्कूल स्टार्ट किए थे उस टाइम। महात्मा गांधी की वो कौन सी जयंती थी उस समय, कुछ 149वीं जयंती थी उसमें शायद, उस समय सरकार ने ये स्कूल स्टार्ट किए थे इंग्लिश मीडियम। अगर आपको इंग्लिश में पढ़ना है, अगर आपको लग रहा है कि हिंदी की दिक्कत है तो फिर आप इंग्लिश में पढ़िए, तो महात्मा गांधी स्टार्ट किए थे स्कूल। ठीक है, चलो तो ये वाला समझ आ गया। 25% सीटें। 13 में आ जाओ, देखो कितना बड़ा बोला है, ये दोनों के लिए बोला है, ना तो वो प्राइवेट ले सकते हैं और ना गवर्नमेंट में। स्कूल द्वारा अगर फीस ले ली तो जितनी फीस ले ली उसका 10 गुना जुर्माना लग जाएगा। स्कूल ने 2000 फीस ले ली किसी बच्चे से, तो 2000 × 10 20,000 रुपए सरकार को, फिर आपको सरकार को उसमें बोला है कि उस स्कूल को फिर फीस में आपको भरना पड़ेगा। मतलब आपको अधिकार दिया कि आपकी निःशुल्क शिक्षा, आप पहला समझ आ गया पॉइंट, निःशुल्क क्यों नाम है इसका, मतलब आपसे कोई फीस नहीं लेंगे, 6 से 14 वर्ष में आप आराम से पढ़िए। कोई भी फीस ले ली तो फिर 10 गुना आपका जुर्माना लगाया जाएगा। 14 में लिखो, आयु प्रमाण पत्र न होने पर प्रवेश से रोक नहीं सकते। आप ये नहीं कह सकते हो आपकी एज क्या है, और बच्चे ने अगर एज सर्टिफिकेट नहीं दिखाया है, बच्चा बता नहीं पाया उसके आधार की डिटेल के आधार पर, या उसके माता पिता को ऐसा डॉक्यूमेंट नहीं दे पाया जिसमें उसकी एज आ रही है, तो आप ये नहीं कह सकते कि आप उसको, कि आप यहाँ पर अभी आवेदन नहीं कर सकते हो, जब आपका एज सर्टिफिकेट आया तभी आना, आपको उसको प्रवेश देना पड़ेगा। तो सब तरीके से अधिकार गवर्नमेंट ने बच्चों को दिए, ये उसके उत्तरदायित्व आ रहे हैं, मतलब ये सब सरकार और स्थानीय प्राधिकार के उत्तरदायित्व। ठीक है, और किसी भी प्रकार की किसी भी समय प्रवेश की अनुमति है, ये भी इंपॉर्टेंट लिख दो। अगर कोई बच्चा जुलाई में प्रवेश नहीं ले पाया और दीपावली के आसपास गया अक्टूबर नवंबर में, तो आप उसको मना नहीं कर सकते, आपको बैठाना पड़ेगा एक बार। ठीक है, देखो मतलब इतने अधिकार दिए, क्योंकि बच्चा कल मायूस हो गया तो, अगर आपने बच्चे को बिठाया ही नहीं और फिर अगले साल वो एडमिशन लेने ही नहीं आया, तो फिर गवर्नमेंट को लगा कि नहीं ये भी ऑप्शन देना चाहिए। तो किसी भी समय वो प्रवेश के लिए आ रहा है, चाहे वो एज की वजह से हो या फिर वो बीच में प्रवेश के लिए आ रहा है, तो उसको आपको प्रवेश देना पड़ेगा। एक बार यहाँ तक लिख लीजिए, 15 तक फिर आगे बढ़े। सेक्शन 12 हो गया 25% वाला। 13 में वो जुर्माना भी लिखना चाहो तो लिख लो, 13 में आगे हो तो लिखो। ये तो लिख दिया, स्कूल द्वारा फीस लेने पर 10% 10 गुना जुर्माना। वो जुर्माना क्या वो भी लिखो, इसमें वो भी होगी, प्रवेश परीक्षा नहीं होगी, बच्चों का कोई एडमिशन टेस्ट नहीं होगा। ठीक है, और अगर आपने प्रवेश परीक्षा ले ली, लिखो ये सेक्शन 13 के अंदर ही जाएगा, धारा 13 में ही जाएगा। आपको कोई प्रवेश परीक्षा नहीं लेनी है। ठीक है, आपको कोई प्रवेश परीक्षा नहीं लेनी, लेकिन आपने अगर प्रवेश परीक्षा ले ली तो लिखो 25,000 जुर्माना लगेगा। पहली बार बच्चों का, अगर आपने एडमिशन के दौरान कोई स्क्रीनिंग टेस्ट लिया बच्चे का या माता पिता का, उसके बेस पे आपने अगर एडमिशन दे दिया तो 25,000 का जुर्माना उनके ऊपर लगेगा, संबंधित संस्था के ऊपर। दूसरी बार उल्लंघन किया तो 50,000 रुपए का लगेगा, ये भी लिखो। पहली बार उल्लंघन करने पर 25,000 का जुर्माना है, दूसरी बार उल्लंघन किया तो 50,000 का जुर्माना है। और अगर आगे ये कंटिन्यू रहा, अगर आप ये उल्लंघन और करते रहे तो 50,000 का जुर्माना आगे आगे ऐसे चलता रहेगा। समझ आ गया आपको? तो ये भी आपको ध्यान रखना, ये चीज अभी तक पूछी नहीं है तो पूछी जा सकती है। सेक्शन 14 आपको मैंने बता ही दिया कि आयु का प्रमाण पत्र नहीं है बच्चे के पास तो आप उसको प्रवेश से रोक नहीं सकते हो, बस इतना सा है। 15 में लिखो कि अगर कोई बच्चा शैक्षिक सत्र में प्रवेश नहीं ले पाए, तो मैंने आपको बताया था उसको प्रवेश से रोक नहीं सकते हो, सीधी सी बात है, किसी भी समय वो प्रवेश उसको देना पड़ेगा। अगर बच्चा दीपावली की छुट्टियों के बाद आ रहा है तो उसको आपको प्रवेश देना पड़ेगा। कभी होता ना, किसी का बड़ा भाई जा रहा है और किसी को छोटे भाई को लगता है कि अब मैं भी स्कूल में आप चलना चाहूँ,
तो वो अगर दीपावली के बाद वापस कंटिन्यू कर रहा है उसके बड़े भाई के साथ, तो आपको उसको सहर्ष स्वीकार करना पड़ेगा, आप उसको मना नहीं कर सकते। ठीक है, चलो अब आ जाओ 16 में। 16 किस में चल रहा है? वो उसी में चल रहा है, 12 से 28 में चल रहा है। ठीक है, चौथे में। 16 में क्या दे रखा है? ना तो कोई फेल करोगे आप उसको, नहीं बच्चे को स्कूल से निकाला जाएगा। ये हमने पढ़ा होगा ना, पहले से 8वीं में वो नियम आया था, वो इसीलिए आया था। हालांकि लोगों ने विरोध भी किया, लोगों ने कहा आप फेल नहीं कर रहे हो, फिर वो 9th क्लास में उसको दिक्कत आती है, क्योंकि बच्चे को दिमाग में मेंटेलिटी आ जाती है, क्योंकि आपने साइकोलॉजी भी पढ़ रहे हो साथ में, तो आपको बच्चा पता है बच्चे की किशोरावस्था तक समझ इतनी मजबूत नहीं होती। हमने पढ़ा ना, बाल्यावस्था पढ़ते हो आप, बाल्यावस्था पढ़ते हो, सभी के विकासात्मक सिद्धांत पढ़ते हो, जीन पियाजे का है, कोहलबर्ग का नैतिक विकास सिद्धांत पढ़ते हो, कुर्ट लेविन की फील्ड थ्योरी आप पढ़ते हो, है ना, सिगमंड फ्राइड का मनोविश्लेषणात्मक साइको एनालिटिकल मॉडल भी पढ़ते हो। तो हमने ये चीजें पढ़ी साइकोलॉजी में। तो कभी कभी क्या बच्चे खुश भी हो जाते हैं, हमें फेल नहीं करेंगे, बच्चों को मेंटलिटी। आपने कभी बच्चों को डिस्कस करते हुए सुना होगा ग्रुप में, अरे फेल तो करते ही नहीं, चलते रहो स्कूल, ऐसा आता है ना बच्चों को। तो यहाँ पर थोड़ी दिक्कत भी हुई थी। हालांकि इसको अगर एनालिसिस करें तो कहीं ना कहीं बहुत सारे पेरेंट्स को भी लगा, सरकार को भी लगा सोचने के लिए, पर सरकार ने इसका ओवरऑल मोटर देखा। सरकार क्या करती है? सबका फायदा देखती है। अगर 4 का फायदा हो रहा है और 10 को नुकसान हो रहा है तो सरकार वो काम कभी नहीं करेगी। सरकार क्या देखेगी? 10 को फायदा हो रहा है, अगर 4 को नुकसान भी हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उसका उल्टा नहीं होना चाहिए। समझ में आपको? तो सरकार ने क्यों नियम बनाया? इसके पीछे सरकार की सोच अच्छी क्या थी कि अगर आप बच्चे को फेल करने लग जाओगे और बच्चे की समझ विकसित हुई तो बच्चे को लगेगा यार मैं तो 5वीं क्लास में 3 बार फेल हो गया, फिर वो बच्चे को इस वजह से स्कूल छोड़ देगा। तो सरकार ने बोला कम से कम 14 साल तक उसको, 6 से 14 वर्ष की कैटेगरी में आप कहीं पर भी फेल नहीं करोगे उसको समझाओ, बार बार पढ़ाओ, उसका री एग्जाम ले लो, लेकिन उसको फेल मत करो। ठीक है, और न स्कूल से निकालोगे। कभी कभी स्कूल नहीं बोलते हमारा रिकॉर्ड खराब हो रहा है, ये बच्चा तो 3 बार फेल हो गया इसलिए सर हमने 4थी बार उसको निकाल लिया, तो ये नियम भी लागू नहीं होगा, उसको बार बार आपको बिठाना पड़ेगा। ठीक है, तो नो डिटेंशन और एक्सक्लूजन ऑफ चाइल्ड, मतलब बच्चे को ना तो आप फेल करोगे ना उसको बाहर निकालोगे। और सेक्शन 17 इंपोर्टेंट कर दो वापस, इसलिए स्कूल में वो लकड़ी हटा दी। अब बहुत सारे पेरेंट्स भी कहते हैं बच्चों को हमारे टाइम में बहुत अच्छा था, है ना, लगता हमको आज भी है, पहले नहीं कहते थे। स्कूल में टीचर्स के पास एक लकड़ी होती थी टेबल पे, आपने देखी होगी, अद्दे में तो उस लकड़ी से डर जाते थे उस टाइम, है ना, याद है सभी को? हमारी कॉपीज चेक हो रही थी, बचपन याद करो थोड़ा सा, कॉपीज चेक होती थी, मैंने भी देखा है चीजें। हालांकि मैं तो ईमानदार रहा था, मैं तो वो भी होमवर्क कर लेता, कभी कभी मैंने डबल होमवर्क भी करा हुआ है, मेरे खुद का बता रहा हूँ। ठीक है ना, मुझे बहुत सारे डांटते भी थे आप होमवर्क करके आ जाते हो, हमारी आपकी वजह से। मुझे याद है 9th 10th की क्लास थी, मैं सबसे पहले होमवर्क करके चला जाता मेरी क्लास में, क्योंकि मैं शुरू से 11 से मतलब 12 तक मैं टॉपर ही रहा हूँ मेरी क्लास में, शुरू से हर कक्षा में। तो क्या होता कि बच्चे बोलते थे, हमारे साथ वाले थे, छोटी क्लास में तो पता नहीं पहले भी बोला होगा पर मुझे समझ नहीं थी, पर 11 12 में मुझे अच्छी समझ थी, 9 से 12 तक। तो मुझे दूसरे मेरे जो पास में बैठे वो बोलते कि आप इतना जल्दी होमवर्क मत करके आया हो, धीरे धीरे करो इस होमवर्क को। मैंने कहा क्यों? क्योंकि आप कर लेते हो और हमें डांट पड़ती है। और दूसरा, कभी भी टेस्ट होता तो मुझे बोलते थे कि कुछ चीजें आप आराम से गलती करा करो, आपके 10 में से 10 आ रहे तो हमें डांट पड़ती है। समझे आप? और कभी कभी मुझे क्वेश्चंस पूछते थे ना स्कूल में, और वो क्वेश्चन बड़ा होता था तो मैं आधा आंसर ही देता था, क्योंकि पास वाले कहते थे कि आपको पूरा आंसर नहीं देना है, हमारे लिए तो कुछ छोड़ते ही नहीं आप। ये चीजें मैंने रियली फेस करी है, तो आपको रियल एग्जांपल बता रहा हूँ। तो यहाँ पर क्या नियम बनाया सरकार ने? इसलिए फेल मत करो, उसको पढ़ने का मौका दो। और वो डंडे वाली बात आई है, तो उसके लिए सेक्शन 17 आया। बच्चे को आप शारीरिक और मानसिक रूप से दंड नहीं दे सकते, किसी भी प्रकार से उसको दंडित नहीं कर सकते। तो इससे आप इजी वे में पढ़ोगे ना, हंसी मजाक में, तो आपको याद हो जाएगी। और मेरे हिसाब से बहुत सारों को याद भी हो गई होगी अभी तक, पूछने की जरूरत तो नहीं है ना। ठीक है, तो आपको ऐसे याद कर रहे हो, 2-3 बार आप याद करोगे ना, ये चीजें आपको एक ही बार में रटने की नहीं होती। आपको बताऊंगा जब मैं कि आप जब कंपटीशन में पढ़ते हैं ना, तो हमारा एक तरीका होता है। कभी कभी क्या होता है, मैंने बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स भी देखे जिनका नॉलेज बहुत लेवल का होता है, 12th में 80% 90% है, फिर भी यहाँ पर वो क्रैक नहीं कर पाते एग्जाम। और ऐसे भी देखे होंगे जिनके 12th में 50% है, या किसी की सप्लीमेंट्री आई है और आज वो फर्स्ट ग्रेड लेक्चरर है। उसका रीजन ये है कि वो स्मार्ट स्टडी करते हैं। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, अथाह सागर की तरह पढ़ते हैं। पानी पीना तो सागर के पास जाओगे, कुएं के पास जाओगे, कुएं के पास, कुआं का मतलब नजदीकी पानी के सोर्स के पास जाओगे ना, वहां पीना है। ऐसा तो नहीं कि सागर के पास जा रहे हो। कहने का मतलब ये हुआ, पढ़ने का तरीका होता है। अब मैं बताऊं, ये चैप्टर बहुत सारे पढ़ते हैं स्टूडेंट्स, इसको एक ही बार में रटते हैं, ये रटने का नहीं है, ये कम से कम 15-20 दिन तक 10-10 मिनट पढ़ने का चैप्टर है। कुछ चीजें इस तरीके से पढ़नी पड़ती है स्मार्ट स्टडी में। आरटी एक्ट हो गया, एनसीएफ हो गया हमारा, ठीक है ना। ये चीजें क्या होती है, आप अलग से थोड़ा थोड़ा रोज पढ़ो, रोज 10 मिनट को स्टार्ट कर दो, सेक्शन पढ़ लिया 139, फिर नया काम स्टार्ट करो। और ऐसा अगर आप 20 दिन करोगे ना, तो आपको ऑटोमेटिकली याद हो जाएगी। लेकिन मैंने बहुत सारे स्टूडेंट देखे लाइब्रेरी में या घर पे, इसको भी रटने का पार्ट समझते हैं, ये चैप्टर एक ही दिन में याद होना चाहिए, और ऐसा पॉसिबल नहीं है सबके लिए एक ही दिन में याद हो जाए। याद कर भी लोगे तो फिर लास्ट में वो कंफ्यूजन होगा कि इसमें कौन सा सेक्शन था। ठीक है, तो कहने का मतलब होता है ये तरीका होता है पढ़ने का कि बहुत सारी चीजें क्या होती है शॉर्ट में पढ़ी जाती है। जैसे करंट जीके, करंट जीके एक बार में याद होगा क्या, लेकिन डेली 10 करंट के क्वेश्चंस रोज करो तो महीने में 300 क्वेश्चन तैयार होंगे, और 300 में से एक क्वेश्चन तो मिलेगा।
और अगर आपने 6 महीने तक पढ़ लिया करंट, डेली के 10 मिनट भी पढ़े तो 6 महीने तक 10 मिनट पढ़ोगे तो वो ज्यादा याद रहेगा, बनिस्पत की 4 दिन तो करंट अच्छे से पूरा पढ़ लिया वो कुछ भी याद नहीं होगा। इसलिए मैंने बहुत सारे स्टूडेंट देखे करंट को लास्ट में पढ़ते हैं एग्जाम के 15 दिन पहले, फिर कुछ भी याद नहीं होता। मिसाइल कौन सी थी, कौन सा परीक्षण किया, कौन सी बुक लिखी गई थी। मैंने बहुत सारे स्टूडेंट लाइब्रेरी में बड़े बड़े वीडियोस रटते हैं, वो यूट्यूब पे कुछ 18-18 घंटे की जो मैराथन होती है ना उसको रटते हैं, बस इससे बाहर नहीं जाएगा, फिर वो ना तो याद होता है कुछ ना काम आता है। इसलिए करंट को डेली बेसिस पे पढ़ा करो। कुछ चीजें क्या होती है डेली बेसिस पढ़ने होती है, तो जितने भी एक्ट होते हैं ना ये डेली बेसिस पढ़ने वाला है, और डेली में भी ज्यादा नहीं 10-15 मिनट बस। इसको 3 पार्ट में बना लो, 39 का मतलब 40 सेक्शन मान लो इसको, तो 10-10 सेक्शन 4 दिन पढ़ो, वापस 5वें दिन 10 सेक्शन पढ़ो, वापस 8 दिन तक रिवाइज हो गया, फिर 11 से 12 दिन वापस उसका तीसरी बार रिवीजन करो। ऐसा जब करोगे ना तो 1 महीने में आपको चीजें याद हो जाएगी। तो कुछ चीजें ऐसे अपना एक जोन बनाओ, हर स्टूडेंट का अपना जोन होता है। जोन का मतलब आपने कभी पढ़ते हुए ये चीजें देखी होगी, फील की होगी। कुछ चीजें आपको एक बार में याद हो जाती है और कुछ चीजें 10 बार में भी याद नहीं होती है। तो ऐसी चीजें जो 10 बार में भी याद नहीं हो रही उसको अलग करो, और जो एक ही बार में याद हो रही उसको अलग करो। तो अपना पढ़ने का तरीका बनाओ, कौन सी चीजें जो मुझे प्रायोरिटी बेस पे जल्दी याद होती है, कौन सी चीजें मुझे जल्दी याद नहीं होती है। जैसे बहुत सारे स्टूडेंट जिनको हिस्ट्री अच्छी आती होगी तो पॉलिटिकल बिल्कुल जल्दी याद नहीं होती है, किसी को पॉलिटिकल जल्दी याद होती है तो ज्योग्राफी समझ में नहीं आती है, किसी को ज्योग्राफी समझ में आती है तो दूसरा समझ में नहीं आ रहा होगा, किसी को तीनों ही एक बार में समझ में नहीं आती है, ऐसे भी होते होंगे। तो आप अपने हिसाब से अपना जोन बनाओ और उसको इस तरीके से पढ़ने का प्लान करो। बहुत सारे स्टूडेंट मैंने देखे उनको आर्ट एंड कल्चर अच्छा लगता है, जैसे नहीं होते आभूषण हो गए, मेले त्योहार पढ़ना अच्छा लगता है, और उनको दूसरी चीजें समझ में नहीं आती है भारत का, तो जो अच्छा लगता है वो पहले स्टार्ट करो। ये भी तो हो सकता है जो अच्छा लगता है वो पहले स्टार्ट करो। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी होते हैं, स्मार्ट स्टडी में ये भी होता है, आप सुबह सुबह टफ सब्जेक्ट पढ़ा करो। ये चीजें भी आपको बता रहा हूँ, क्योंकि दिन तक हमारी धीरे धीरे क्या होती है, एक एनर्जी होती है ना, मेमोरी वो डाउन होनी स्टार्ट होती है। तो सुबह सुबह में टफ सब्जेक्ट पढ़ लो। जैसे आपका मैथ्स तो नहीं होगी, जो भी टफ में आपके लिए टफ क्या है, जैसे फॉर एग्जाम्पल आप बताओ आपके मैथ्स है तो मॉर्निंग में मैथ्स पढ़ लो, फिर फिजिक्स केमिस्ट्री का जो भी आ रहा है उसको दिन में पढ़ो लंच के बाद, और शाम होते होते फिर लैंग्वेज में और साइकोलॉजी में आ जाओ। वैसे एक लेक्चरर है उन्होंने मुझे ये बोला कि सर साइकोलॉजी सबसे पहले पढ़नी चाहिए, भले आप किसी भी सब्जेक्ट के हो, क्योंकि साइकोलॉजी ये भी क्या है, मनोविज्ञान है, मन का विज्ञान है, तो ये माइंड को इंप्रूव करता है। तो डेली बेसिस पे 1 घंटा पहले साइकोलॉजी से शुरुआत करो। मुझे तो उन्होंने ये बोला था, और वो लेक्चरर बने तो उनकी बात सही भी होगी, मानना चाहिए। वो 2018 में लेक्चरर बने थे ज्योग्राफी से। उन्होंने बोला कि सर मेरी तो आदत थी, मैं साइकोलॉजी पढ़ता था सबसे पहले 2 घंटे साइकोलॉजी, सुबह 6 से 8, फिर 8 से 10 नाश्ता किया, तैयार हुआ, 10 बजे लाइब्रेरी। 10 में आते ही वो कहते मैं करंट जीके पढ़ता था। क्यों करंट जीके? क्यों? क्योंकि जनरली हमारे आते होते हम न्यूज़पेपर सबसे पहले पढ़ते हैं, तो करंट जीके में वो 10 मिनट न्यूज़पेपर पढ़ लेते लाइब्रेरी में आके, और 10-15 मिनट यूट्यूब पे कोई वीडियो देख लेते हैं करंट का, सुबह सुबह वीडियो आ जाता कोई, और 10-15 मिनट उनके पास करंट की बुक थी, तो 30 मिनट में वो करंट निपटा देते थे। फिर उनकी स्टार्टिंग होती थी हिंदी के साथ, हिंदी 1 घंटा पढ़ते थे वो, फिर पढ़ते थे एजुकेशनल मैनेजमेंट, फिर वो लंच टाइम में आ जाते हैं। लंच के बाद उन्होंने पढ़ा था उनका ज्योग्राफी था, वो 3 घंटे ज्योग्राफी पढ़ते थे लंच के बाद, कम से कम 2, 3, 4, 5 बजे तक ये पढ़ते थे। 5 से 6 वापस वो ब्रेक लेते थे, ट्री ब्रेक। 6 से 8 वो रात को पढ़ते थे, शाम का टाइम लाइब्रेरी में ही, अभी लाइब्रेरी से घर नहीं आते थे। 6 से 8 पढ़ते थे वो दूसरा सब्जेक्ट, जैसे हमारे फर्स्ट ग्रेड बहुत सारे सब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे हिस्ट्री पढ़ ली, ठीक है, या फिर ज्योग्राफी पढ़ ली, पॉलिटिकल पढ़ लिया। फिर बोलते थे 8 बजे मैं घर के लिए आता था, 8 से 9, तो 9 बजे कोई किताब लेके नहीं आता लाइब्रेरी, लाइब्रेरी की किताब अलग थी और घर पे पढ़ने की अलग थी। तो 9 से खाना खाया और 10 से वो 1 बजे तक पढ़ते थे बाकी के सब्जेक्ट्स। 1 बजे वो सोते थे और सुबह 5 बजे उठ के 5 से 6 जो भी काम करना, और 6 बजे वापस मैंने बताया वो शुरू हो जाता साइकोलॉजी का। और मैंने आपको वो भी बताया था जो ये अपने फिजिक्स से अभी ओल्ड राजस्थान फर्स्ट रैंक लगी थी, मैंने बताया था, मैंने एग्जांपल दिया ना आपकी क्लास में, किसी ने सुना हो, मैंने कहा फर्स्ट रैंक बनी, उन्होंने इंटरव्यू देके आए, उन्होंने एग्जांपल दिया था इंटरव्यू के बाद। उन्होंने कहा मैं 3rd ग्रेड टीचर था, 2 साल तक उन्होंने क्या तैयारी करी थी, उनको पता था मेरा सपना असिस्टेंट प्रोफेसर है, बाकी के कोई एग्जाम नहीं दिए बीच में, और असिस्टेंट प्रोफेसर की 2 साल तक तैयारी करी। स्कूल से कहां जाते थे वो? लाइब्रेरी। समझ लो, मैंने बताया था एग्जाम्पल, स्कूल से लाइब्रेरी जाते थे वो, और लाइब्रेरी से फिर जो भी टाइम मिलता भले 4-5 घंटे पढ़ते थे, फिर शाम को घर आते, खाना वाना खाया, बच्चों के साथ खेले, बस वेट करते बच्चे कितनी बजे सो रहे हैं, बच्चे सोए और उनकी किताब चालू। ये करनी पड़ेगी। हम बोलते हैं परिस्थितियां नहीं मिल रही है, बच्चे परेशान कर रहे हैं, ठीक है, बहुत सारी चीजें, खाने पीने का मन हो रहा है, बाहर घूमने का मन हो रहा है, मूवी का मन हो रहा है, बारिश का सीजन है, और बारिश तो हर साल आएगी, अगले साल देख लेना यही पानी है, वही दिखेगा वैसे ही इस बार, है ना, तो इस बार किताबें देख लो, ठीक है। तो ये चीजें होगी, इससे बाहर आपको जाना पड़ेगा, क्योंकि लास्ट टाइम तो सब पढ़ेंगे, ये मान के चलो लास्ट के 2 महीने तो सब पढ़ते हैं, तो आपने क्या नया किया बताओ? नया तो तब किया ना जब कोई नहीं पढ़ रहा था। नया तब होता है जब कोई कुछ भी नहीं पढ़ रहा हो, जब कोई कुछ नहीं पढ़ रहा है तब आप पढ़ रहे हो, ये बड़ी बात है ना। जब कुछ भी नहीं हो रहा है तब कुछ मूवी देख रहे हैं, कुछ मैच देख रहे हैं, कोई घूमने जा रहा है, कोई दूसरा प्लान कर रहा है, और ऐसे में अगर आप पढ़ रहे हो इसका मतलब आपके रियल स्टडी हो रही है। रियल स्टडी का मतलब क्या होता है? आप कोई कुछ भी नहीं कर रहा तब आप क्या कर रहे हो। ये लाइन लिख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, मोटिवेशनल। एक बार क्या हुआ, एक बच्चे पे रिसर्च किया गया और उस बच्चे के सामने बहुत सारी चीजें रखी गई थी,
साइकोलॉजी में अगर आपने पढ़ा होगा, बच्चे के सामने चाकू रखा, एप्पल रखी, एक बुक्स रखी, कुछ खिलौने रखे और बच्चे के साइड में माँ भी खड़ी थी, तो बच्चा जो है वो क्या लेता है उसके आधार पर उसका चरित्र डिसाइड होता है। आप बिलीव नहीं करोगे, आइंस्टीन और थॉमस अल्वा एडिसन के लिए कहते हैं कि उन्होंने उस समय बुक को स्टार्ट किया था, उन्होंने बुक को टच किया, वो भूल गए थे कि माँ भी खड़ी पास में। और कोई बच्चे क्या करते हैं, एप्पल चुरा लेते हैं कोई चाकू को छूते हैं कि चाकू ये क्या है। कहने को समझा, किसी बच्चे का कैरेक्टर ये डिसाइड होता है कि बच्चा किसको टच कर रहा है, सबसे पहले वो किसके पास जा रहा है, तो इससे उसका कैरेक्टर डिसाइड होता है। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि आप अभी पढ़ने का जो मौका है ना आपके पास, वो सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी चल रहा है अगस्त, तो अगस्त, सितंबर, अक्टूबर और नवंबर, ये 4 महीने में आप जितनी बढ़िया स्टडी करोगे ना, तो आप कई लोगों से आगे निकल जाओगे। क्योंकि जनवरी में एग्जाम है ना, तो दिसंबर जनवरी में तो सब पढ़ेंगे, उन 60 दिनों में तो बहुत सारे स्टूडेंट भी किताबें टटोलेंगे। तो अभी 3-4 महीने आप क्या कर रहे हो वो इंपॉर्टेंट, या फिर इससे 3-4 पहले मैंने और क्या कर रहे थे वो भी इंपॉर्टेंट है। अभी 3-4 महीने भी इंपॉर्टेंट नहीं देखा जाता, अभी तो सब पढ़ ही रहे। आपने लास्ट 1-1.5 साल से आप क्या कर रहे थे वो इंपॉर्टेंट, वो डिसाइड करेगा आपने तैयारी किस स्तर पे करिए। चलो आ जाओ यहाँ पर, ये हो गया था 19, हो गया था 17, हो गया था। बच्चे को शारीरिक और मानसिक रूप से आप दंडित नहीं कर सकते, वही चीज है, इसीलिए वो स्कूलों से डंडे हटाए गए। ठीक है, बच्चों को आप किसी भी तरीके से डांट नहीं सकते, फटका नहीं सकते, उसको आप मोटिवेट करो, उसको समझो। इसका मतलब यह नहीं कि उसको आप डांटो, लेकिन ऐसा डांटो कि वो मोटिवेट हो, न कि उस डांट की वजह से वो स्कूल नहीं आए या वो और डीमोटिवेट हो जाए। इस तरीके से नहीं होना चाहिए। ठीक है, और ऐसा क्यों हो आप सब जानते हो, बहुत सारी घटनाएं देखते हैं हम। कभी बच्चे जो छोटे छोटे होते हैं वो कभी सुसाइड कर लेते हैं, हम बिलीव नहीं कर सकते ऐसे बच्चे भी ऐसा काम कर सकते हैं। ठीक है, आपस में कोई झगड़ा हो जाता है, ये चीजें हम पढ़ते हैं, इसलिए यहाँ पर किसी का नाम या कोई चीज बताने की जरूरत नहीं है, तो ये चीजें नहीं हो। इसलिए कुल मिलाकर बच्चों को आपको शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से दंडित भी नहीं करना है, और बच्चे भी आपस में एक अच्छा हेल्दी इन्वायरमेंट बनाए, एक साउंड इन्वायरमेंट होता है, एक अच्छे इन्वायरमेंट के अंदर पढ़ाई करें, तो उसके लिए अच्छी तरीके से माहौल आपको बनाना है, और वो माहौल बनाएंगे सभी लोग। सरकार भी उसमें प्रयास कर रही है, स्थानीय प्राधिकारी भी कर रहे हैं, टीचर्स भी कर रहे हैं, और बच्चों के माता पिता का भी कर्तव्य है कि वो अच्छा माहौल बनाए। क्योंकि अगर स्कूल में अच्छा माहौल है लेकिन बच्चे को वो माहौल नहीं मिला घर पे, तो बच्चा फिर बैलेंस नहीं कर पाता है। घर पे झगड़ा करके आ रहा है और फिर वो जैसे स्कूल के वातावरण में आया और वहां पर भी वो झगड़ा उसके दिमाग में चल रहा है, तो वो बच्चा अच्छे से पढ़ नहीं पाएगा। तो दोनों तरीके से अच्छा एनवायरमेंट उसको मिलना चाहिए। अब आ जाओ 18 में, बिना मान्यता के स्कूल नहीं चलाया जाएगा, सीधी सी बात, इसमें कुछ भी लिखना नहीं, बस कोई भी स्कूल बिना मान्यता के नहीं चलेगा, और मानकों के अनुसार विद्यालयों का संचालन होगा। ये दोनों चीजें एक तरीके से, बिना मान्यता के स्कूल नहीं चलेगा 18 में, और मानक के अनुसार विद्यालय चलेगा ये 19 में। अब आ जाओ 20 में, तो 20 से वापस हमारे क्या आ जाएंगे, पाठ्यक्रम और मूल्यांकन। हाँ, मैं ये देख रहा हूँ यहाँ पर गलत आ गया, इसलिए मैं भी चौक, इसको फिर ये मत लिखना आप, अभी 28 तक वही चल रहा है हमारा। ठीक है, 20 में लेकिन क्या है, संशोधन का अधिकार केवल और केंद्र सरकार को। देखो यहाँ पर एक अधिकार जरूर किसने ले लिया, केंद्र सरकार ने। मतलब इस आरटी एक्ट में संशोधन का मतलब, आरटी एक्ट में कुछ संशोधन कर रहे हो तो केवल और केवल कौन करेगा, केंद्र सरकार, बाकी राज्य सरकार इसमें कोई अधिकार में कोई चेंजेस नहीं कर सकते, बस ये लिख लो संविधान में। और इसको भी इंपोर्टेंट कर देना, ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आते हैं ना तो हम गलतियां करते हैं, इसलिए क्वेश्चन इंपोर्टेंट बन जाता है। मान लो आया आरटी एक्ट में संशोधन किसके आधार पर किया जा सकता है, ऑप्शन ए केंद्र सरकार, ऑप्शन बी राज्य सरकार, ऑप्शन सी अंशतः केंद्र सरकार अंशतः राज्य सरकार, और ऑप्शन डी कुछ कह नहीं सकते तो डी को मत भर देना है ना। तो हम क्या करते हैं, ऐसे क्वेश्चन में गलतियां करते हैं, ऐसे क्वेश्चन हम जनरली क्या सोचते हैं, सी ऑप्शन सही होगा। राज्य सरकार भी तो इतना काम कर रही है, हर स्टेट में इतने राज्य हैं, तेलंगाना क्या सोच रहा होगा, मध्य प्रदेश क्या सोच रहा है, राजस्थान, हम क्या करते हैं अंशतः राज्य सरकार, ये सोचा 12 महीने में, ऐसा किया है कभी तो ये गलतियां नहीं करनी है ना, ध्यान रखना है। इसमें अधिकार केवल केंद्र सरकार के पास ही रहेगा, संशोधन कुछ भी करना है। संशोधन मतलब एज बढ़ानी है, एज घटानी है, या और नए स्कूलों को दायरा देना है, या फिर 25% की सीटें 50% तो नहीं करनी है, या कोई अगर शारीरिक रूप से या मानसिक रूप से बच्चों को परेशान कर रहे हो तो क्या सजा का प्रावधान होगा, ये सारे चेंजेस हमारी जो है वो केंद्र सरकार ही करेगी। 21 में आ जाओ, और 21 में आप सब पढ़ चुके हो, स्कूल मैनेजमेंट कमेटी। ये अगर आपका डिटेल में है तो हम पढ़ेंगे बाद में, क्योंकि ये पूरा अलग से पूरा चैप्टर है। स्कूल मैनेजमेंट है क्या, है तो पढ़ेंगे पूरा, फिर पूरा पढ़ेंगे, क्योंकि इस चैप्टर के बाद तो मैंने प्लान किया था कि राजस्थान वाला वो जो है ना आपका एक्ट, वो भी मैंने इसमें साथ में वही ऐड किया है, और उसके बाद मैंने सरकार की फ्लैगशिप योजना भी इस पीपीटी में, पीपीटी बड़ी है, इसमें मैंने तीनों ही बना दिया कल पूरा। सरकार की, केंद्र सरकार की जो योजना है वो भी मैंने इसमें ले ली सारी। क्या हुआ, लाइट से नहीं दिख रहा होगा है ना, तो अच्छा 3 टॉपिक इसलिए आ गए, इसमें देखो ना चीजें कितनी मिक्स हो रही है, इसलिए आ गया। मुझे लगा क्या देख रहे हो, मतलब पेजेस पे ध्यान जा रहा है आपका, है ना। अभी कितना पढ़ा, केवल 3/15 ही पढ़ा है, ठीक है। चलो, तो संशोधन का अधिकार केवल केंद्र सरकार के पास है, ठीक है। वो डिले हो रहा है तो फटाफट चलो। फिर एसएमसी स्कूल मैनेजमेंट कमेटी का गठन किया जाएगा धारा 21 के अनुसार। और एसएमसी में इंपोर्टेंट चीज क्या जो मैंने लगी वो क्या है, एसएमसी में 75% तो अभिभावक होंगे और जिसमें 50% महिलाएं होनी चाहिए, ये भी ध्यान रखना है।
अगर एसएमसी के मान लो 36 सदस्य है तो 36 का 75%, यानी कि 24 फिर उसमें क्या हो जाएंगे, 24 उसमें क्या होंगे, अभिभावक होंगे। एसएमसी जो मिलती है ना वो अभिभावक और टीचर से मिलकर बनी होती है, और अभिभावकों में भी क्या बोला है, मतलब 50% महिलाएं होनी चाहिए, क्योंकि बच्चे की प्रथम पाठशाला माँ होती है, पिताजी तो फिर भी कहीं चले जाएंगे जॉब में, तो उसकी जो मदर है ना वो अच्छे से केयर कर पाएगी। और बच्चे को जब बच्चे की माँ यहाँ पर आएगी, इस मीटिंग को अटेंड करेगी, एसएमसी का सिस्टम पढ़ेगी, ठीक है ना, स्कूल की इंपोर्टेंस समझेगी, तो वो बच्चे को कहीं ना कहीं क्या करेगी, बच्चे को मोटिवेट करेगी, एनकरेज करेगी कि आपको स्कूल में जाना चाहिए। वो तभी होता है जब ये चीजें उनको लगेगी। इसलिए बोला कि 50% महिला एनिवाइड होगी। ये सेक्शन 21 लिखो। तो अभिभावक, माता पिता और शिक्षकों से मिलकर बनेगी एसएमसी, ये भी ध्यान रखना है। एसएमसी का गठन कैसे होगा, अभिभावक, बच्चे और माता पिता, इसमें बच्चे भी इसमें ऐड होंगे, अभी बताऊंगा आपको मैं, ठीक है। और एसएमसी में 75% तो कौन होंगे, अभिभावक, और 50% महिलाएं होनी चाहिए। ये परसेंटेज समझ में आ गया। 75% अभिभावक है, मतलब इसको एग्जाम्पल समझो, अगर 100 जने हैं तो 100 में से 75 अभिभावक होंगे, 25 में ही क्यों आएंगे, बच्चे और टीचर्स आएंगे। अब जो 75 आए उसमें से 50%, यानी कि 100 का 50% क्या होता है, 50। इसका मतलब 75 में अनिवार्य तो 50 महिलाएं होनी चाहिए, महिलाएं सदस्य होगी इसमें। फिर 22 में आ जाओ, विद्यालय विकास योजना, ठीक है। विद्यालय के लिए जो विकास योजना है वो एसएमसी के तहत बनी जाएगी। विद्यालय विकास योजना जो बनाती है ना, उसमें सबसे पहले विद्यालय विकास योजना बनाने के लिए कौन लाइबल है, तो वो भी ध्यान रखना, लिख लो भले। ये बनाते हैं हमारे प्रधानाचार्य। विद्यालय के लिए योजना कौन बनाएगा, सबसे ऊपर की प्रधानाचार्य, लेकिन वो बनाएंगे किसके तहत, इस एसएमसी के तहत बनाएंगे। एसएमसी के तहत विद्यालय की विकास की योजना होगी, इसलिए इसका नाम क्या रखा, स्कूल मैनेजमेंट कमेटी। क्या रखा है, स्कूल मैनेजमेंट कमेटी। विद्यालय प्रबंध समिति है, विद्यालय का प्रबंधन कैसे होगा, विद्यालय में कौन कौन सी गतिविधियां होगी, क्या किस समय पे क्या काम होना चाहिए, वो सब कुछ एसएमसी में होगा, ठीक है। तो बनाते तो प्रधानाचार्य हैं, लेकिन एसएमसी के तहत बनाएंगे, ठीक है। और अगर आपसे पूछे कि विद्यालय विकास योजना एक बार में कितने साल के लिए बननी चाहिए, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। विद्यालय विकास जो योजना बनेगी वो एक साल में जब आप बना रहे हो तो कितने साल के लिए बनाओगे, ये पढ़ा कभी आपने, तो लिखो 3 साल के लिए बनेगी विद्यालय विकास योजना। स्कूल डेवलपमेंट जो प्लान है आपका स्कीम, वो 3 साल के लिए आप बनाओगे। विद्यालय विकास योजना 3 साल के लिए होती है, इंपॉर्टेंट कर देना। विद्यालय विकास योजनाएं 3 साल के लिए बनाई जाती है, ठीक है। और एक चीज और सुनो, अगर आपने शायद नहीं लिखी हो तो, 3 साल की जो योजना बनाओगे ना, उसमें 3 प्रकार के डेटा होते हैं। जो पूर्व वर्ष हो चुका है उसके डेटा भी होंगे, हमने क्या क्या फॉलोअप लिया, करंट ईयर से रिलेटेड भी होंगे, और आगामी क्या प्लान है, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है जो वर्तमान वर्ष है ना वो सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वर्तमान वर्ष में हम चालू वर्ष से रिलेटेड करंट योजनाएं बना रहे होते हैं। तो विद्यालय विकास योजना 3 वर्षीय होगी, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलो अब आ जाओ फिर सीधा 23 में। 23 में शिक्षकों की योग्यताएं बता रखी है, मतलब शिक्षक कौन से होंगे, शिक्षकों की योग्यताएं क्या होगी, ठीक है। शिक्षकों की सेवा शर्तें क्या होगी, मतलब ये चीजें। अब यहाँ पर योग्यता का मतलब ये नहीं क्योंकि वो शिक्षक बन के आया है स्कूल में, इसका मतलब वो टीचर वैसे भी योग्य है, वो निर्धारित कंपटीशन पास करके आया है। ये हम पढ़ते हैं सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड बन के आया है, लेवल 2 का है, लेवल, वहां पर योग्यता का मतलब उसकी सेवा शर्तें क्या होगी, ये सब चीजें इसमें डाल रखी है। शिक्षक कैसे सेवाएं देंगे, शिक्षकों की सेवा शर्तों में क्या आता है, ये सब इसमें आ जाएगा, ठीक है। सेक्शन 24 में आ जाओ। अब इजी है फटाफट से। शिक्षकों के कर्तव्यों का उल्लेख दे रखा है 24 में। शिक्षकों को भी दिक्कत होती है ना, कभी कोई शिकायत है, शिक्षकों को कोई सुझाव देना है, शिक्षक कैसे काम करेंगे, तो शिक्षकों के कर्तव्य क्या होंगे, वो सब कुछ यहाँ पर 24 में बता रखे हैं। और 25 इंपॉर्टेंट है वापिस अगेन, क्योंकि इसमें छात्र शिक्षक का अनुपात है, छात्र शिक्षक का अनुपात है, तो इसको हम पूरा डेप्थ में पढ़ते हैं। अभी एक बार यार लिख लो आप, वैसे पेज 8 थोड़ी होता है ना, बाकी मैं लिख के पूरा समझा देता आपको, इससे पूरी टेबल बनती है। भले यहाँ पर बता देता हूँ, वैसे मैंने क्या टेबल ऐड करी है, शायद मुझे याद है मैंने टेबल इसको ऐड कर रहा था। हाँ एक तो ये आ गई, ये मैंने लास्ट में लिया, देखो 39 के बाद, ठीक है। एक तो ये होता है, हाँ लेकिन आपको इसके साथ लिखना है, यस आपको 25 के साथ लिखना। पहले को 25 और इसको इंपॉर्टेंट कर दो, छात्र शिक्षक अनुपात है, फिर मैं टेबल बाद में बना रहा हूँ, ये दोनों टेबल बना रखी है, मैं आपको बता रहा हूँ। पहले एक बार लिख लो छात्र शिक्षक अनुपात सेक्शन 25 और उसको इंपॉर्टेंट करो, इंपॉर्टेंट कर दो, क्योंकि इसमें अनुपात के क्वेश्चन रोज पूछ रहे हैं, हर एग्जाम में आ रहा है, आपको पता है। अभी आपको बता दूंगा और याद भी करा दूंगा, कोई ज्यादा टफ नहीं है। फिर ये हमारा राजस्थान का आ गया, देखो यहाँ से पहले आप देख लो, ये हमारा राजस्थान का आ रहा है, ये वाला राजस्थान का बहुत छोटा, देखो ज्यादा नहीं है, ठीक है। ये खत्म हो गया, तो दोनों को साथ में ले लिया मैंने, हिंदी इंग्लिश ऐसे कर दी, और सीधा फिर सरकार की योजना आ रही है, देखो यहाँ से ये योजना चली, देखो 7 आ गई, अभी योजना चल रही थी।
बाकी की कहाँ गई? 5 के ऊपर रहेगी होगी। तो ये सरकार की मैंने जितनी भी योजना है वो ली है। तो एक बार एक काम करो, आप वो लिख दिया आपने 25, कहाँ गया अपना, ये रहा। अब कुछ चीजें बताऊं, पहले सुन लो फिर लिखना। सबसे पहले ध्यान रखो कि शिक्षकों के लिए जो तैयारी के घंटे होते हैं वो 45 होते हैं एक सप्ताह में। एक सप्ताह में 45 होते हैं। जैसे 15 अगस्त गया अभी, तो 15 अगस्त के लिए वो तैयारी करवाएंगे। तो आपने ऐसा सुना कि कोई टीचर स्कूल के आवर्स के बाद नहीं रह रहा ना, तो सरकार ने बोला कि आपके शिक्षण के घंटे और तैयारी के घंटे इंक्लूड है। ये 2016 में क्वेश्चन आया था कि शिक्षण के घंटे होते हैं एक सप्ताह में। अब ऑप्शंस क्या थे? 45 घंटे लेकिन तैयारी के साथ, 45 घंटे तैयारी के बिना, ठीक है, 45 घंटे लेकिन अन्य गतिविधियों के लिए अतिरिक्त तो समय। ऐसा ऑप्शंस आए थे 4। तो उसमें आंसर सही क्या था? 45 घंटे तैयारी के साथ है। मतलब बच्चों को अदर से तैयारी नहीं करवाते हैं। आपने सुना होगा कभी कठपुतली वाले आते हैं, कभी कुछ नहीं आते हैं, आर्ट एंड क्राफ्ट सिखाने आते हैं, कोई वर्कशॉप वाले आते हैं, बच्चों को सिखाते हैं। तो उस समय आपने कहा स्कूल आवर्स में आते हैं, उसमें क्लास कैंसिल करवा देते हैं, हम करते हैं, देखा होगा आपने। तो तैयारी के घंटे इसी में आएंगे। कुछ भी एक्स्ट्रा कुछ भी हो रहा है तो वो 45 घंटों में आ जाएगा। मतलब एक शिक्षण के 45 घंटे होते हैं पूरे सप्ताह में। 45 घंटे वो जो है वो किसी न किसी क्लास में एंगेज होता है। अब देख लो जनरली वैसे एक दिन में कितना होता है, 6-7 घंटे तो होती है क्लास, 6 घंटे स्कूल आवर्स हमारा कितना होता है? अगर 8 से 2 हो तो 6 घंटे का। 6 घंटे में आधे घंटे की तो सुबह क्या होती है? प्रार्थना। आधे घंटे का इंटरवल, तो भी 5 घंटे तो बच ही गए ना। तो कहने का मतलब 45 घंटे उसके रखे हुए हैं कुल मिलाकर, ठीक है। तो 45 घंटे में तैयारी के घंटे भी शामिल है, पहले ये हो गया। दूसरा, पहली से जो 5वीं तक के स्कूल होते हैं उसमें पूरे साल भर में 200 घंटे का अध्ययन होता है। कितना होता है? 200 घंटे का, ठीक है। नहीं सॉरी, 200 कार्य दिवस है और 800 घंटे, लिख लो भले। पहली से 5वीं तक आपको ध्यान रखना है 200 कार्य दिवस होते हैं, मतलब वो स्कूल चलेगा। 200 कार्य दिवस होते हैं और 800 घंटे शिक्षण के होते हैं। ऐसा डेज डेज करके भी लिख सकते हो, आप नहीं लिख रहे हो? 26, 27 भी लिख दिया तो फिर एक काम करना। ओके मैं समझ गया, आपने ये 26 भी लिख दिया है तो आप एक काम करो ना, फिर आप 39 के लिए 2-3 पेज छोड़ दो, ऐसा कर दो। क्योंकि ये चीजें बता रहा हूं वापिस अपन लिखेंगे नहीं इसलिए। जैसे मैंने कहीं कि इसको ऐड किया होगा, ठीक है। तो पहली से जो 5वीं होती है ना प्राइमरी क्लासेस, इसमें आपको ध्यान रखना है 43 घंटे तो बता दिया, लिख दिया आपने। दूसरा, 200 कार्य दिवस होंगे पूरे साल भर में और 800 घंटे होंगे। और हाँ, ये पहले से 8वीं 5वीं। अब 6 to 8 लिखो, 6ठी से 8वीं। इसको आप ऐसे यहाँ पर क्या लिखने की दिक्कत आ रही है, बाकी मैं लिख लेता। आप ऐसे लिखो टेबल बना के, पहली से 5वीं कार्य दिवस में लिखो 200 और घंटे में लिखो 800। फिर इधर वापस लिखो 6ठी से 8वीं कार्य दिवस में लिखो 220 कार्य दिवस, ये 20 दिन एक्स्ट्रा चलेगा 220। और इधर लिखो घंटे में 1000 घंटे, 200 और 220, 800 और 1000। वापिस बोलू, पहली से 5वीं 200 कार्य दिवस 800 घंटे, 6ठी से 8वीं 220 कार्य दिवस और 1000 घंटे। समझ में आ गया? फिर ये लिखो छात्र शिक्षक अनुपात, और पहले मैं समझा देता हूं। वो देखो, ये छात्र शिक्षक अनुपात बहुत इजी है, बहुत इजी है। कैसे? देखो, इसमें 30-30 का रेशियो है। मतलब किसी स्कूल में अगर 30 बच्चे हैं तो कम से कम एक टीचर होगा। 31 से लगाकर 60 तक बच्चे हैं तो 2 टीचर होंगे। अब मानो किसी स्कूल में 42 बच्चे हैं तो कितने टीचर होंगे? ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो 2 टीचर होंगे, क्योंकि 31 से ऊपर हो गए आप तो सीधे 2 टीचर हो जाएंगे। फिर जैसे ही 60 से ऊपर गए, 61 से 90 3, फिर 91 से 91 से 120 4, और 120 से 200 तक का रेंज फिर कितने भी हो, फिर सीधे आपके क्या हो जाएंगे? तो देखो 5 हो जाएंगे। क्यों? उसका रीजन है क्योंकि आपके फिर अनिवार्य तो प्रधानाचार्य आ जाएंगे। अगर किसी स्कूल में 30 बच्चे हैं तो जरूरी नहीं वो प्रधानाध्यापक हो सकता है 2 स्कूलों के सेम हो सकते हैं, उस समय टीचर ही भूमिका में हो सकता है उससे, ठीक है। ये ध्यान रखना है। अब ये अनुपात है। और लास्ट में क्या आया कि अगर 120 से ऊपर जा रहे हैं ना तो फिर ये रेशियो 40:1 कर देते, 40:1 इसमें। हाँ, ये जो आ रहा है ना, हाँ यहाँ पर एड है, यस। यहाँ पर प्रधानाचार्य नहीं होंगे तो भी चलेगा। उसका रीजन है ना, सरकार क्या करती है, सरकार का बहुत खर्चा आता है। देखो आप, अगर यहाँ पर आप 2 को नियुक्त कर लो, अब प्रधानाचार्य की भूमिका देखो क्या होगी 30 बच्चों में, और एक प्रधानाध्यापक की सैलरी कितनी होती है बताओ? आप जानते हो, है ना? बिल्कुल, ज्यादा तो भी 80,000 के आसपास होगी, 70 to 80,000। और टीचर की सैलरी 50,000 है, मतलब 30 बच्चों के ऊपर सरकार 1,20,000 का खर्चा करे। ये भले क्राइटेरिया नहीं होगा, मैं आपको समझाने के लिए कह रहा हूँ, जरूरी नहीं कि ऐसा हो, लेकिन आपको बता रहा हूं। तो यहां पर फिर उन्होंने एक ही रखा है, सीधा प्रधानाध्यापक की भूमिका यहां से आएगी 120 से ऊपर में। समझ आ गया आपको? हाँ
बिल्कुल। देखो 1 से 30 में 1 हो जाएंगे तो छात्र अनुपात 30:1 हुआ। फिर वापस 31 से 60 2 हो जाएंगे, 90 61 से 93 हो जाएंगे, और 91 से 120 तक कितने हो जाएंगे 4, 121 से 200 तक तो 5 हो जाएंगे। और यहाँ पर हाँ यूं करो, अगर आपको कंफ्यूजन है तो यहाँ 120 91 से 120 तक तो 4 हो गया, ठीक है। 121 से 200 तक जो है ना वो यहाँ पर 4+1 कर दो, ये कंफ्यूजन हो जाएगा। सही कर रहे हो आप, 4+1 है, 5+1 नहीं होगा वो 100। इसमें क्या रीजन है एक्चुअली, यहाँ पर 2 एरो बना लो। यहाँ पर क्या मैं लिख नहीं पा रहा हूं, यहाँ लिखो आप 2 एरो बनाओ। अब इसमें क्या होता है, इसकी रेंज 120 से ऊपर गए तो सरकार ने 2 नियम बनाए। 120 से 200 तक में 2 नियम है। अगर 120 से 150 तक वापस आ रहे हो तो 4+1 हो जाएगा, मतलब 4 शिक्षक और 1 प्रधानाचार्य। और 150 से ऊपर चले गए तो फिर 5 शिक्षक और 1 प्रधानाचार्य। इसका एक्चुअल रेंज ये शॉर्ट में लिखा हुआ है, आप इसको यूं बना लो। हाँ एक बार यहां तक लिखो, फिर यहां पर आके रुक जाना, ये लास्ट वाली लाइन मत लिखना। यहां पर मैं आपको 2 एरो बनवाऊंगा, एक बार यहां तक लिख लो, 91 से 120 तक लिख लो। नाइन्टी वन से 120 तक ही लिखना। नाइन्टी वन से 120 तक ही लिखना है ना। फिर 121 से 200 तक 2 कॉलम बन जाएंगे, 2 एरो बना लो, ठीक है। पहले एरो में क्या होगा, अभी देखो देखा जाए तो 6 अनुपात वही बन रहा है ना, फिर 30 जुड़ रहे हैं। देखो 121 से लगाकर 150 तक जुड़ रहे हैं, तो अल्टीमेटली उसका गोल वही हो रहा है। फिर आपके 4+1 हो जाएंगे, मतलब 4 शिक्षक ही रहेंगे और 1 प्रधानाचार्य होंगे। और 150 से ऊपर वापिस 200 तक आ गए तो फिर वापिस आपके 5 शिक्षक और 1 प्रधानाचार्य हो जाए। आप समझ में आ गया आपको, ये ध्यान रखना, ये चीजें जनरली पूछने के चांसेस हैं। और यहाँ पर अनुपात 30:1 होगा, लेकिन जैसे ही अनुपात ये बढ़ता है 121 तो फिर 40:1 हो जाएगा, मतलब हर 40 बच्चों पर 1 शिक्षक आपका अनिवार्य हो जाएगा। और इसलिए ऐसा हुआ, देखो ना आप, ये रेशियो सेट भी हो रहा है। देखो 40 पंजे क्या होता है, 40 × 5 करो 200 होता है, तो हो गया 200 पे हमारे 5 टीचर, इस तरीके से। और वो मैंने आपको बता ही दिया, तैयारी के घंटे 45 होते हैं और वो सहित होते हैं। एसएमसी की बैठक कब होती है, वो मैंने एसएमसी में बताना भूल गया। सेक्शन 21 जब हमने एसएमसी पढ़ा, एसएमसी की बैठक कब होती है, अमावस्या। ऐसा नहीं कि पूर्णिमा करके आ जाओ, ये क्वेश्चन आया हुआ है 2016 में। एसएमसी की जो है वो बैठक होती है पूर्णिमा, अमावस्या, सप्ताह के अंतिम दिन, या फिर क्या ना माह के अंतिम दिन। तो हाँ इसमें भी 2 होती है, बिल्कुल। पहले एसडीएमसी भी थी, स्कूल डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट कमेटी, ठीक है। लिख दिया ये वाला, वो समझ में आ गया दोनों एरो। चलिए, और आप बोलेंगे सर 200 से ऊपर क्या व्यवस्था, फिर 200 से ऊपर क्या होगा फिर, नहीं यूं नहीं है। फिर 200 से ऊपर होते तो क्या, बहुत सारे कम स्कूल है जहां पर 200 से कम ऊपर बच्चे हैं, फिर सरकार या तो नई स्कूल की व्यवस्था करवाएगी या कुछ नया नॉर्म्स होगा, कहने का मतलब, ठीक है। चलिए क्या हुआ था, अच्छा यहां से हो जाएगा, अंडू कर देते हैं इसको, वो सेव करने के लिए था, ओके ठीक। यहाँ पर सेम में बस खाली ध्यान रखना, यहाँ 35 हो जाएगा, बस वही सेम चलेगा। देखो 35 तक है तो वापस 1 शिक्षक हो जाएंगे, ठीक है। 35 से 36 से 70 है तो 2 शिक्षक हो जाएंगे, और 71 से 105 तक है तो फिर 3+1 हो जाएंगे, क्योंकि ये बड़ी कक्षा है। तो यहाँ पर क्या है, इसमें हालांकि बहुत सारी चीजें और होती है, पर इतना डेप्थ में जाना नहीं है। यहाँ पर क्या होता है कि भाषा का शिक्षक भी होगा, एक अनिवार्य बना देते हैं हर स्कूल में। फिर एक भाषा का शिक्षक होना चाहिए, एक हिंदी का अनिवार्य होगा, एक इंग्लिश का होगा, ऐसे, और एक संबंधित विषय का होगा। वो ये चीजें यहाँ पर आती है, ठीक है। पहले किसी को लिखना हो तो मैं लिखवा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। वो लिख दिए थे 200 220 कायरे वाला, ठीक है, और 800 और 1000 घंटे, ठीक है। तो 1 से 35 तक क्या हो जाएगा, 1 शिक्षक, 36 से 70 2 शिक्षक, और 71 से 105 तक अभी भी आपने लिख रहे हो, बाद में लिख ले, बाद में लिख लेना ताकि दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। और इसमें क्या ध्यान रखना, इधर आपको लिख लो, लिखना हो तो स्पेशल 6 to 8 के लिए 6 to 8 में लिखो। जैसे ही हमारे 100 से अधिक विद्यार्थी हो जाते हैं किसी स्कूल में, 100 से अधिक, जो यहाँ पर आ जाते हैं हम, 100 से अधिक विद्यार्थी होने पर, एक बार चलो ये लिख लो, पहले ये पूरा कर लो, फिर आगे बढ़ रहे हैं।
100 से अधिक विद्यार्थी होने पर, अब लिखो, ये हो गया। चलो अब लिखो, 100 से अधिक विद्यार्थी होने पर फिर 3 शिक्षक हमेशा उसमें देखने को मिलेंगे। 3 कौन से? एक भाषा का अनिवार्य होगा जिसमें हिंदी इंग्लिश हो, जैसे एक होगा सामाजिक विज्ञान का, सोशल स्टडीज, क्योंकि ये अलग अलग विभाग बन जाते हैं, ठीक है। और तीसरा किसका बनेगा? तीसरा होगा गणित और विज्ञान। यूं 100 से अधिक विद्यार्थी होने पर एक भाषा का शिक्षक होगा। ये मान लो पूछ सकते हैं आपसे कि कितने अधिक विद्यार्थी होने पर एक भाषा का शिक्षक अनिवार्य होता है, तो 100 याद रखना है, ठीक है। 100 से अधिक विद्यार्थी होने पर एक भाषा का शिक्षक होगा, दूसरा कौन सा होगा? सामाजिक विज्ञान का, और तीसरा होगा गणित एवं विज्ञान का। जैसे किसी को नहीं होता गणित और विज्ञान एक टीचर भी पढ़ा रहे, ऐसा भी हो सकता है, इसलिए ठीक है, ये ध्यान रखना है। ये चीज इंपॉर्टेंट थी। बाकी 45 घंटे मैंने बता ही दिया, तैयारी के क्लास भी इसमें शामिल होते हैं। तो ये हमारा 25 थोड़ा बड़ा था, जो मैंने आपको पूरा समझा दिया। 25 था हमारा छात्र शिक्षक अनुपात, ठीक है, टीचर स्टूडेंट रेशियो था हमारा। अब आ जाओ वापस 25 में, छात्र शिक्षक अनुपात हमारा हो गया। 26 में क्या दे रखा है? 10% से अधिक पद रिक्त नहीं हो सकते। किसी भी विद्यालय में शिक्षकों के 10% से अधिक पद रिक्त नहीं होने चाहिए, इसका मतलब ये, ठीक है, 10% से ज्यादा पद रिक्त नहीं होने चाहिए। अगर रिक्त है तो उसकी फटाफट से गवर्नमेंट क्या करेगी? भरपाई करेगी। आजकल साला दर्पण, ऑनलाइन बहुत सारे पोर्टल होते हैं, सरकार जल्दी से स्कूल में टीचर्स को भेज देती है, और आजकल वैकेंसी भी जल्दी आती है, सब बढ़िया होता है। लेकिन पहले आपने देखा होंगे, पहले स्कूल में तो दिक्कत आती थी, कभी कभी ऐसा होता बोर्ड के एग्जाम आ गए, 2-2, 3-3 महीने तक कोई टीचर्स है ही नहीं उसकी, ठीक है, फिर वहां पता लगता है यहाँ पर सीट वैकेंट है, वो टीचर्स आते थे, पढ़ाते थे, तब तक बच्चों को वो दिक्कत होती थी। तो अब ये प्रोसेस बहुत अच्छा हो गया, फास्ट, क्योंकि 2009 से पहले तो वैसे भी नहीं था, हम जान रहे हैं 2009 में तो हमारा आरटी आया है, तो उससे पहले तो वैसे भी रहा नहीं होगा ऐसा सिस्टम, हम मानते हैं। तो 2009 से पहले जिन्होंने अध्ययन किया उनको ये चीजें पता होगी कि थोड़ी दिक्कत आती थी हमें, कभी पता लग रहा है कि टीचर्स आए नहीं है, और हमें लगता है कि अगले महीने आ रहे हैं, अगले महीने आ रहे हैं, कभी 2-2 महीने तक कोई टीचर्स नहीं मिलते। कभी कभी ऐसा भी देखा होता, गणित के टीचर को फिर विज्ञान पढ़ानी पड़ रही होती है उस समय, है ना, या हिंदी वाले टीचर्स कोई और सब्जेक्ट पढ़ा रहे होते थे। लेकिन 2001 के बाद जब हमारा नेक्स्ट आया, तो उसके बाद चीजें बहुत व्यवस्थित हो गई, ठीक है। अब तो स्कूल में टीचर्स को वैकेंट है, तो बहुत जल्दी उसको फुलफिल कर दिया जाता है, ठीक है। मुश्किल से ऐसा होगा कि 10 दिन 15 दिन हो सकते हैं, जल्दी टीचर आ जाएगा। तो 10% से अधिक पद रिक्त नहीं होने चाहिए, ये भी बता दिया, ताकि बच्चों को नुकसान नहीं हो। 27 में क्या है? गैर शैक्षिक कार्य में शिक्षक नहीं लगाए जाएंगे, लेकिन 3 जगह लगा सकते हो, वो भी आएगा। 3 जगह लगा सकते हो, वो बताऊंगा। पोलियो में है, जनगणना में है, या फिर कोई आपदा नियंत्रण का काम नहीं होता, इमरजेंसी, वहां लगा सकते हो, वो भी लिखूंगा। पहले ये लाइन लिख लो, गैर शिक्षित कार्यों में टीचर्स को नहीं लगाओगे, ताकि टीचर ये नहीं बोले कि हमें तो वहां भेज दिया, आज वहां ड्यूटी लगा दी, बच्चों को पढ़ाए क्या, हम तो पढ़ाने के लिए आते हैं, और फिर अगले दिन वहां भेज दिया, ऐसी दिक्कत हो ही नहीं। इसलिए पहले बोल दिया इस आरटी ने कि आप टीचर को नॉन टीचिंग कार्य में नहीं लगाओगे, गैर शैक्षणिक वर्ग में नहीं लगाओगे। हाँ, चुनाव में लगती है, वो लिखवा रहा हूं, तो लिखो इसमें, पहले लिखो टीचर्स को गैर शैक्षणिक कार्य में नहीं लगाया जाएगा, फिर अपवाद में लिखो कि कहां कहां लगाया जा सकता है। वो ऐसी चीजें जो सरकार के लिए बहुत काम की है और वो इंपॉर्टेंट है, और रोज लगाते नहीं है, तो इसमें टीचर्स भी विरोध नहीं करेंगे। तो पहले लिखो गैर शैक्षणिक काम में लगाओगे, लेकिन 3 चीजों में लगा सकते हो, चुनाव और मतगणना कार्य में लगा सकते हो, जनगणना में लगा सकते हो, और आपदा प्रबंधन के कार्यों में शिक्षकों को लगाया जा सकता है। अभी रोज तो नहीं होता है, चुनाव वैसे 4-5 सालों में एक बार होंगे, तो टीचर्स की जरूरत क्यों होती है, उसका रीजन है। आप सोचो कि आप किसी फैक्ट्री के वर्कर्स को कह सकते हो कि ये काम आपको करना है, किसी हॉस्पिटल्स के लोगों को ला सकते हो, डॉक्टर्स को, टीचर, क्योंकि टीचर्स क्या है, टीचर्स शैक्षणिक गतिविधियां करता है, तो टीचर्स क्या करेगा कि उस काम को अच्छे से कर भी पाएगा, ठीक है। और साथ में शिक्षक इन चीजों को रेगुलर कर रहा होता है, पेपर वर्क हो गए, ये काम हो गए, तो वो अच्छे से चीजों को कर पाएगा, उसके लिए एक हैबिचुअल काम होता है ये, तो उसके लिए अच्छा भी रहेगा। तो चुनाव में लगा सकते हो, जनगणना में लगा सकते हो, और तीसरा आपदा प्रबंधन, जैसे बाहर नियंत्रण हो गया, अचानक से कोई इमरजेंसी लग गई या कोई दिक्कत आई, जैसे कोविड की बात करें, तो कोविड में यूं तो देखा गया था कि बच्चों को बोला कि घर पे रहो, लेकिन पेरेंट्स को सेकंड लहर में बोला नहीं, बोला कि आपको वो स्माइल योजना के तहत पढ़ाना है। जिन बच्चों के पास इंटरनेट या मोबाइल की सुविधा नहीं है, तो उनको घर पे होमवर्क देने जाना पड़ा था, उनके लिए व्हाट्सएप ग्रुप बने थे, व्हाट्सएप ग्रुप में होमवर्क देते थे टीचर्स, बच्चे होमवर्क करके वापस अपलोड करते थे उसमें, फिर टीचर्स उसको चेक करते थे। सेकंड लहर में तो इवन ये भी था, स्माइल 2 जो आया था, उसमें तो इवन ये भी किया, जो बच्चे होमवर्क भेज रहे हैं उसका प्रिंट आउट निकालना था स्कूल में, प्रिंट आउट निकाल के उसकी मार्किंग करते थे, उसी के आधार पर उनका रिजल्ट बना था। स्माइल, हाँ, टीचर सर्वे करते भी हैं, पल्स पोलियो हो गया, जनगणना हो गई, या और भी कोई काम हो रहा है, तो ये सब टीचर्स को लगाएंगे। तो 3 जगह लगाए जा सकते हैं, क्वेश्चन भी बन सकता है आपको, इसको भी इंपोर्टेंट कर देना। सेक्शन 27 पहले तो क्या लिखा हमने, शिक्षकों को गैर शैक्षणिक कार्यों में नहीं लगाओगे, हमने कहा ठीक है। फिर सरकार ने बोला कि 3 जगह लगा सकते हो, मतलब इस आरटी ने क्या बोला, 3 जगह लगा सकते हो, वो लिख लो। किसी ने लिखा हो तो पहला चुनाव में लगा सकते हो, जो भी हमारे लोकसभा चुनाव, विधायकों के चुनाव या सरपंचों के चुनाव होते हैं, वहां लगा सकते हो। दूसरा आप कहां लगा सकते हो, जनगणना में लगा सकते हो, ठीक है। और तीसरा आप कहां लगा सकते हो, और जनगणना कब होती है, हर 10 साल में। लास्ट कब हुई थी, 21 वाली जरूर दिक्कत आई थी, इसलिए हम अभी तक क्वेश्चन 11 वाले पूछ रहे हैं। अब हो चुकी 21 वाली, तो 24-25 में आ गई है, पर 21 में क्या होता, कोविड चल रहा था, तो फिर हमने प्रॉपर जनगणना हमने कर पाए,
केवल एक एस्टिमेटेड डेटा बताए थे, और फिर 24-25 में जरूर डेटा हमारे जारी हो गया। और आपको पता भी होगा 24-25 के अनुसार भारत क्या बन गया है? भारत सेकंड है फर्स्ट है? अभी फर्स्ट बन गया भारत, ध्यान रखना। 141 करोड़ प्लस पहुंच चुके हम, यानी कि विश्व का हर छठा व्यक्ति भारतीय है वर्तमान में। 7 अरब अगर जनसंख्या है विश्व में, तो उसमें हर छठा व्यक्ति ढूंढोगे तो भारतीय है। और पहले हर 5वां व्यक्ति चीनी था, चाइनीज था, मतलब एवरेज निकाला, मतलब जनसंख्या में भारत का भाग दो वर्ल्ड की, तो उसमें 5 आ जाएगा, मतलब 5 या 6 आने वाला है। टोटल 7 अरब है और 1 अरब से ऊपर तो हम ही है, तो डायरेक्टली देख सकते हो आप। और मैंने आपको उस दिन बताया भी था, अभी 11 जुलाई को हमारा जनगणना दिवस गया था, तो उस दिन डेटा पढ़ोगे तो आप चौंक जाओगे। इवन जयपुर एक ऐसा सिटी है जो विश्व के 30 देशों से बड़ा है, विश्व में देश है, और हमारे यहाँ पर वो जिला है सलूम्बर हेवन। सलूम्बर ऐसे छोटे छोटे राज्यों से बड़ा है, सलूम्बर जिला कितना भी नया जिला बना, इस तरह से। इवन हमारा यूपी है, यूपी की जनसंख्या विश्व के कुछ 5-6 देशों से बड़ी है। ठीक है, तो ये भी थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, चलिए, तो 27 बता दिया, गैर शिक्षित कार्यों में शिक्षकों को नहीं लगाओगे, और 28 में आएगी प्राइवेट ट्यूशन में टीचर्स को नहीं लगाया जा सकता। मतलब टीचर्स को डायरेक्टली बोला आरटी ने कि शिक्षक जो है वो प्राइवेट ट्यूशन नहीं करवा पाएंगे। अब इसमें बहुत सारी बातें भी चलती है कि मतलब शिक्षक आवर्स में नहीं लगाएंगे, शिक्षा वर्ष मतलब जो एजुकेशन वो स्कूल में पढ़ा रहे हैं तो अपने वो है उसमें है। लेकिन हमें तो याद रखना सेक्शन 28 ने क्या बोला है कि शिक्षक जो है वो प्राइवेट ट्यूशन फी नहीं करा सकते, मतलब प्राइवेट शिक्षण कार्य नहीं करवा पाएंगे अगर वो गवर्नमेंट के अंदर आ गए हैं तो। वो तीनों लिख दिया, किस किस में ड्यूटी होगी। चलो, धारा 28 होगी। अब आ जाओ हमारा 28, अब पूरा हुआ देखो। अब आ जाओ हमारा 29 30 अलग से है, पर मैंने बता दिया वो पाठ्यक्रम का था, तो खाली छोटा सा फटाफट लिख दो। पाठ्यक्रम का निर्धारण कौन करेगा? आप जानते हो RSCERT करेगा, मैंने बताया था। पहले से 12वीं तक का पाठ्यक्रम कौन बनाएगा? RSCERT बनाएगा। RSCERT मैंने बता ही दिया था कहां स्थापना हुई है, उदयपुर में हुई है, मेहरोत्रा समिति की सिफारिश पर हुई है 11 नवंबर 1978 को। 6 विभाग है, चौथा विभाग अजमेर में, बाकी के 5 विभाग हमारे उदयपुर में ही है। ठीक है, चलो। और 30 में क्या बता रखा है? बोर्ड परीक्षा नहीं होगी, प्रमाण पत्र दे दोगे आप उनको। पहले नहीं था 5वीं बोर्ड बंद कर दी, फिर 8वीं बोर्ड बंद कर दी, आपने पढ़ी होगी चीजें, वो इस सेक्शन के तहत की गई थी। 29 में तो दे रखा है कि पाठ्यक्रम जो है वो RSCERT बनाएगी, RSCERT, और प्रारंभिक शिक्षा में कोई बोर्ड परीक्षा नहीं होगी। और 8वीं परीक्षा पूर्ण हो गई आपकी 8वीं बोर्ड, तो आप प्रमाण पत्र दे दो उसको डायरेक्टली बस बच्चे को, क्योंकि वो पहले से बता रखा था फेल नहीं कर सकते आप, इसलिए। उनतीस में पाठ्यक्रम का निर्धारण RSCERT करेगी, और 30 में बता रखा है बोर्ड परीक्षा नहीं होगी। और अब आ जाओ हमारे सीधे 31 में आ जाओ। चैप्टर 6 आ गया हमारा 31 से 34 तक, और चैप्टर 7 है 35 से 39। अब ये फटाफट लिख लो, ज्यादा कोई दिक्कत नहीं है, इसमें इतना कोई विशेष नहीं है, केवल एक 32 थोड़ा इंपॉर्टेंट है, बता दूंगा। हाँ, ठीक है, तो लिखो बालकों के अधिकार, यहां पर स्पेशल बता रखे हैं, इसको बोला बालकों के अधिकारों का संरक्षण। इसका मतलब होता है प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स टू चिल्ड्रंस। जो बच्चों के अधिकार है ना, बच्चों के जो अधिकार है उसका संरक्षण भी सरकार ने बनाया। मान लो बच्चों के अधिकार का उल्लंघन हो रहा है, आपने ये भी तो देखा होगा। अगर मुझे बताओ, हमें बोला गया है कि आत्महत्या नहीं करनी चाहिए, लेकिन फिर भी हम अखबार में क्यों पढ़ते हैं? इसका मतलब लोग कहीं नहीं मान रहे हो, मानते। ट्रैफिक रूल्स का पालन करो, फिर भी लोगों के पास लाइसेंस नहीं होता, हेलमेट नहीं होता है, बहुत सारे ट्रैफिक रूल्स को तोड़ के चले जाते हैं। ठीक है, दूसरा आप जानते हो चोरी है, अपराध है, डकैती क्यों होती है? कहीं ना कहीं नॉर्म्स बने हुए हैं, है ना, हमारे यहाँ पर संविधान में उल्लेख है, कोर्ट बना हुआ है, कानून बना हुआ, फिर भी गलतियां करते लोग। तो सरकार को लगा आरटी में कि हो सकता है कि हमने अधिकार और कर्तव्य दिए थे, लेकिन जरूरी थोड़ी कि पेरेंट्स या टीचर्स या कोई भी उसको फॉलो कर रहा हो, तो उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करें और बच्चों को उसका संरक्षण दिया पूरा, कि अगर ऐसा कोई उल्लंघन हुआ तो अलग से वापस संरक्षण के लिए अधिकार बनाए, वो 31 से 34 है। इसमें आपको खाली क्या ध्यान रखना है, देखो लिखते भी रहो भली। 31 में बता रखा है बाल अधिकार संरक्षण आयोग की स्थापना की, पर कहीं पर नहीं होता है। मान लो कि अभी कोई पेरेंट्स ऐसे भी हो गए, इधर बच्चों को पढ़ने भेज दिया और 2 बजे बाद कोई बाल श्रम करवा रहे हैं। नहीं देखा हमने, बहुत सारे बच्चे देखे होंगे चाय की लारी पर चाय देते हुए मिल जाते हैं, बहुत सारे बच्चे बाल श्रम कर रहे होते हैं, बहुत सारे बच्चे आपने देखोगे स्कूल की ड्रेस में घर भी नहीं चपाते, इतने बुजुर्ग होते हैं, स्कूल की ड्रेस से आसपास के काम कर रहे हैं। तो उसके लिए भी अलग से वापिस क्या किया है, बाल अधिकार संरक्षण आयोग की स्थापना की, चाइल्ड राइट्स कमीशन जिसको बोलते हैं। ठीक है, और 32 में क्या बता रखा है कि अगर कोई ऐसी शिकायत सामने आती है तो आरटी की धारा 32 ने क्या बोला है, शिकायतों का समाधान 3 महीने में उसका हो जाएगा, जल्दी उसके ऊपर काम होगा, ताकि बच्चे का शिक्षा प्रभावित नहीं हो, बच्चा उससे प्रभावित नहीं हो। ठीक है, और 33 में क्या है, राष्ट्रीय सलाहकार परिषद। 34 में क्या है, राज्य सलाहकार परिषद, नेशनल एडवाइजरी काउंसिल, NDC, NAC और SAC। बस आपको ध्यान रखना है, इसके लिए सलाहकार परिषद बनी हुई, ज्यादा डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है। डिटेल में जाओगे तो बहुत बड़ी बड़ी लिखी हुई है, इतना आपने को नहीं जाना है, बस अपने को याद, इतना सेक्शन याद हो जाएगा तो बहुत बड़ा है, आपके लिए अच्छा है। क्वेश्चन 3-4 पैटर्न के पूछते हैं, वो भी आपको मैंने बता दिया है।
क्लियर है? तो 31 में बाल अधिकार संरक्षण आयोग है, 32 में शिकायतों का समाधान दे रखा 3 महीने में हो जाएगा, 33 में केंद्रीय सलाहकार परिषद है और 34 में राज्य सलाहकार परिषद है। ठीक है, और अब हमारा जो अंतिम भाग बच रहा है और वो है हमारा ये वाला जिसको बोलते हैं 31 में बाल अधिकार संरक्षण हो गया, 32 में शिकायतों का समाधान, वो भी 3 महीने में, ये याद रखना है। 33 में केंद्रीय सलाहकार परिषद है और 34 में राज्य सलाहकार परिषद है। ठीक है, तो इनके लिए अलग अलग काउंसिल का गठन भी हमने किया है। 33 में सेंट्रल लेवल पे काउंसिल बनाई है, 34 में राज्य लेवल पे काउंसिल बनाई है। तो ये काउंसिल सभी के लिए अलग अलग होगी क्योंकि राज्य स्तर पे तो हर राज्य के लिए अलग होगी। ठीक है, हो गया। और 35 मैंने बोला है इसको प्रकरण भी कहते हैं, प्रकीर्ण भी कहते हैं, विविध भी कहते हैं, इसका बहुत सारे नाम है। और इंग्लिश में कहते हैं मिसलेनियस, इसको बोलते हैं सन्ड्री। जो धाराएं बच गई है वो यहाँ पर ले ली। जब भी कोई एक्ट में बची हुई जो रेडिशुअल धाराएं होती है, रेडिशुअल का मतलब जो बच गई है वो धाराएं हम लास्ट में लेते हैं, इसको बोलते हैं प्रकीर्ण, मतलब ये विविध है। तो इसमें कुछ बची हुई चीजें लिखी हुई है, बस लिख लो, इतना याद हो जाए तो ठीक, नहीं होगा तो भी चलेगा, लेकिन लिख लो एक बार। 35 में कुछ मार्गदर्शक सिद्धांतों की मार्गदर्शक सिद्धांत जारी किए जाएंगे, वो 35 में बता रखा है। 36 में बता रखा है जुर्माना लगाने से पहले अनुमति लेनी पड़ेगी। कोई भी जुर्माना लगा रहे हो तो आरटी एक्ट ने बोला कि आपको पहले सरकार से उसकी परमिशन लेनी पड़ेगी, वो जुर्माना क्यों लगा रहे हो उसकी जांच होगी, ऐसा नहीं कि ऐसी जुर्माना आपने लगा दिया। ठीक है, बस इतना याद रखना है। 37 में आयोग के खिलाफ केस नहीं किया जा सकता है, इसके अपोजिट नहीं जा सकते हो आयोग के खिलाफ, आप उल्टे आयोग के खिलाफ नहीं जा सकते हो, ऐसे नियम आपने क्यों बना दिए ऐसे। ठीक है, और 38 में है राज्य सरकार अधिसूचना जारी कर सकती है, और 39 में संशोधन का अधिकार केवल केंद्र सरकार को, ये वापस बताया, देखो पहले भी आई थी ये वाली बात। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा ये आरटी एक्ट हमारा पूरा हो जाता है। ठीक है, अगर आयोग के खिलाफ केस नहीं किया जा सकता है, इसमें लिखना हो तो लिख सकते हो, मतलब किसके खिलाफ, आप उल्टा नहीं कर सकते, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, स्थानीय प्राधिकारी, एसएमसी की जो बैठक हुई, ठीक है, या जितने भी हमारे इस आयोग के अंतर्गत जो सरकारें आ रही है उनके खिलाफ आप बात दायर नहीं कर सकते हो। और जुर्माना लगाने से पहले अनुमति किसकी, तो इसमें लिखो सक्षम प्राधिकारी की, जो यहाँ पर ऑथोराइज्ड ऑफिसर है उसकी यहाँ पर हो जाएगी। तो भले डेस्क करके वहां लिख लो जुर्माना लगाने से पहले अनुमति, तो शॉर्ट में समझ में नहीं आ रहा तो इसको लिखना पड़ेगा सक्षम प्राधिकारी से, जो उसका सक्षम प्राधिकारी है, ऑथोरिटी है, उससे आपको। आज आप मुझे बताओ, स्कूल में कुछ भी आपको नियम बनवाना है स्कूल की अच्छी व्यवस्था के लिए, तो फाइनल टीचर किससे पूछेंगे, तो आगे प्रधानाचार्य से पूछेंगे, मानते हो? वैसे ही बच्चे को कोई चीज नहीं आई तो बच्चा टीचर को बोलेगा और टीचर इसको बोलेगा प्रधानाचार्य, प्रधानाचार्य से बोलेगा नहीं हमारा वैसे भी शेड्यूल बिजी चल रहा है, एग्जाम है, एक्टिविटी मत करो, तो हम तुरंत मान लेते हैं। मान लो टीचर्स ने जनवरी फरवरी में बोला कि हमें एक पिकनिक प्लान करना चाहिए, इस साल हमने पिकनिक नहीं किया, तो प्रधानाचार्य चाहे तो उस पिकनिक को रोक सकते हैं, वो ये कह सकते हैं कि नहीं ये भी बोर्ड का एग्जाम है। कहने का मतलब क्या हुआ कि संबंधित प्राधिकारी अधिकारी होता है वो हायर लेवल का ऑथोरिटी होता है। तो वैसे ही आप यहाँ पर जुर्माना लगवा रहे हो तो फिर आपको पहले अनुमति लेनी पड़ेगी सक्षम प्राधिकारी से, इसका मतलब ये होता है। और 37 में क्या है, सेक्शन 36, हाँ इंग्लिश में लिखो भले, ऑथोराइज्ड ऑफिसर। सक्षम का मतलब उस स्तर पे जो निर्णय लेने का जो अधिकारी होता है, उस स्तर पर जो आपने ऑथोरिटी दे रखी है वो सक्षम प्राधिकारी होता है वहां का, और हर लेवल पे अलग अलग अधिकारी होते हैं। ठीक है, इस तरीके से तो सक्षम प्राधिकारी से आपको अनुमति लेनी पड़ेगी, और आयोग के खिलाफ केस नहीं किया जा सकता। नो लीगल प्रोसीडिंग्स या नो लीगल कंप्लायंस अगेंस्ट द कमीशन, मतलब केंद्र सरकार के खिलाफ, राज्य सरकार के खिलाफ, ये आरटी बनाने वाला जो नियम है उसके खिलाफ, ठीक है, या फिर संबंधित प्राधिकारी, या फिर एसएमसी की बैठक हुई तो वो हो गई, या इससे जुड़े हुए जितने भी अधिकारी उनके खिलाफ किसी प्रकार का आप केस नहीं कर सकते। इसमें अपोजिट जाके कि हमारे बच्चे हैं तो हम पढ़ाए या ना पढ़ाए, या फिर शारीरिक दंड नहीं देंगे तो बच्चा कैसे पढ़ेगा, मतलब इस सेक्शन के खिलाफ जाके आप उल्टा कुछ नहीं बोल सकते। जो सरकार ने बनाया उस नियमों की आपको पालना करनी है। ठीक है, 38 मैंने बता दिया राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना जारी कर सकती है, और 39 में संशोधन का अधिकार केवल केंद्र सरकार को, ये तो हमने ऑलरेडी पढ़ लिया था हमारा सेक्शन 25 का छात्र शिक्षक अनुपात। तो समझ आया आपको, ये हमारा डेप्थ में यहाँ पर कवर हो चुका है, अभी तक नहीं हुआ। 39 है केवल बस उसमें वो संशोधन का अधिकार केंद्र सरकार को, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट हैज पावर टू अमेंड द एक्ट। अमेंडमेंट जो करते हैं संशोधन, अमेंडमेंट, इसको पूरा लिखना हो तो अमेंडमेंट कहते हैं इसको। 5 मिनट लिख लो शॉर्ट में, फिर मैं निकल रहा हूं। ठीक है, सर ने कितने बजे बोला? 12:30 तक।
एक्चुअली मुझे मैं 9 से 12 के साथ चल रहा था, मेरी क्या फिर 3 बजे क्लास है और मुझे उसका कंटेंट देना, मतलब बड़ी क्लास है मेरा तो 100 MCQs की, कॉमर्स में है वो, आपके काम की नहीं है, पर तो उसकी मुझे तैयारी करवानी पड़ेगी। 12:30 पहुंचूंगा मैं, फिर दूसरी क्लास भी लेनी है। ठीक है, तो अपने क्या करते हैं, थोड़ा सा 2000 अपना जो राजस्थान में लागू हुआ वो लिख लो, ताकि फिर अपने को आगे पढ़ना ही रहेगा। राजस्थान में कब से लागू हुआ तो लिखो 29 मार्च 2011 को लागू हुआ। तो आप एक शॉर्ट में लाइन लिखो, वो लिखो, जैसे जैसे मैं लिखूं वैसे लिखो, मैं जैसे लिखूं वैसे लिखो आप। ठीक है, अलग से लिखो, ये पूरा हो गया 39, फिर 2-3 लाइनें छोड़ो, फिर नए सिरे से लिखो, ताकि आपको चले कि ये पूरा हो चुका है। या फिर कुछ लाइन खींच लो, आपको पता लगे कि ये एक्ट पूरा हो गया। तो लिखो आरटी एक्ट 2009, आरटीई एक्ट 2009 यानी कि राइट टू एजुकेशन, आरटीई 2009 की धाराओं और नियमों का पालन करते हुए आरटीई 2009 की धाराओं, नियमों और यूं भी लिख सकते हो कि शक्तियों का प्रयोग करते हुए, क्योंकि राजस्थान सरकार को भी लगा, कहने का मतलब अभी एक बार मैं बता देता हूं क्या कहना चाह रहा हूं, कि राजस्थान सरकार को भी लगा कि यार इतना अच्छा एक्ट बना है तो हम भी हमारे लिए और नया एक्ट बनाए। तो राजस्थान सरकार ने भी फिर क्या किया, जो आरटीई जो हमने पढ़ रहे हैं ना, इन सभी धाराओं का प्रयोग किया, इनको समझा कि इसमें क्या क्या बात बोली गई है, और उनकी शक्तियों का प्रयोग करते हुए, क्योंकि शक्तियां तो उनको मिली थी, हमने पढ़ा था ना, केंद्र और राज्य सरकार दोनों के लिए बोल रखा है, तो उनकी शक्तियों का उन्होंने प्रयोग किया कि हमें पता है समवर्ती सूची में आती है शिक्षा, तो उन्होंने इसको यूज किया और फिर हमारे लिए भी एक्ट बनाया। तो लिखो आरटीई 2009 की धाराओं की नियमों और विनियमों, क्या लिखा आपने, नियमों विनियमों धाराओं और शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कि शक्तियों का प्रयोग करते हुए, फिर आगे लिखो राजस्थान सरकार ने भी 29 मार्च 2011 को राजस्थान सरकार ने भी 29 मार्च 2011 को, ये लाइन अंडरलाइन कर देना, इंपॉर्टेंट है, राजस्थान सरकार ने भी 29 मार्च 2011 को, ठीक है, राजस्थान सरकार ने भी 29 मार्च 2011 को एक आरटीई एक्ट बनाया। यहां पर एक्ट का मतलब कानून से है ना, आरटीई राइट टू एजुकेशन कानून बनाया, और जिसको नाम क्या दिया, तो वापस लिखना, हाईलाइट कर लिखना, जिसको नाम क्या दिया, निशुल्क, सॉरी आगे लिखो राजस्थान निशुल्क, या तो सबने लिख दिया एक बार कि राजस्थान सरकार ने भी 29 मार्च 2011 को एक कानून बनाया या एक बनाया, फिर डेस्क करके लिखना, जिसे नाम क्या दिया वो बता रहा हूं, राजस्थान एज इट इज लिखना जो लिखा गया है, राजस्थान निशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार, राजस्थान निशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का, राजस्थान निशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार एवं नियमावली 2011, और लागू कब से किया, 1 अप्रैल। आप इंग्लिश में लिखना चाहो तो लिखवा दूं मैं, हिंदी में दिक्कत तो नहीं है, ठीक है, राजस्थान निशुल्क एवं बाल शिक्षा का अधिकार एवं नियमावली 2011, नियमावली का मतलब रूल्स एंड रेगुलेशंस, नियमों के तहत बनाया था, तो उसमें इतना बड़ा नहीं बनाया, तो उसमें केवल क्या रखे, तो लिखो इसको 1 अप्रैल 2011 से लागू किया राजस्थान सरकार ने, ठीक है, और 10 अध्याय और 29 धाराएं हैं, 10 ये 29 मार्च 2011 को, अच्छा ओके 29 मार्च 2011 को सोचा और 1 अप्रैल 2011 को लागू किया था, यस, उसको ऐसे याद करना है, वो 2009 में आया, 10 में लागू हुआ, ये 10 में आया, 11 में लागू हुआ, सीधी सी बात है, ठीक है, तो 1 अप्रैल 2011 को लागू हुआ, और लिखो इसमें 10 अध्याय और 29 धाराएं हैं, इंग्लिश में लिखना हो तो ठीक है, इन दिस एक्ट देयर आर 10 चैप्टर्स एंड 29 सेक्शंस, ठीक है, तो 10 अध्याय और उसमें 29 धाराएं हैं, 10 अध्याय और 29 इसमें धाराएं,